जनसंख्या इतनी कम क्यों है आज? कल टेस्ट है? अच्छा, सब टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलती होगी ना? बस ठीक है, रिकॉर्डिंग आती है ना पूरी प्रॉपर? तो बस ठीक है। देखो बच्चों, आज आपके पास शायद 2 क्लास हैं, है ना? तो 2 क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन चल रहे थे, तो कंसंट्रेशन भी खत्म हो जाएगा। लाइन से दोनों मेरी ही है ना शायद, तभी तो 5 मिनट लेट आया हूँ। मैं तो नीचे आके बैठा था, मगर मैंने कहा लाइन से हैं 4 घंटे, तो आराम से चलते हैं और लगातार पढ़ाते हैं, ब्रेक ब्रेक करके क्या करेंगे। ठीक है, तो चलो देखो, सब लोग पास पास आ जाओ, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लास्ट क्लास में जहां से छोड़ा था वहीं से पढ़ाएंगे, ठीक है? तो टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए सब बच्चों को गैप चाहिए, इसका मतलब 2 दिन में टेस्ट की प्रिपरेशन हो सकती है। इससे तो यही पता चल रहा है ना, है ना? तो पेपर की प्रिपरेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का गैप चाहिए, है कि नहीं? तो फिर ये सालों लग किस चीज में रहे? फिर ये सालों, ये जो साल साल भर बच्चे बैठे रहते हैं टेबल पे, फिर अगले साल बैठते हैं, तो ये सब कहाँ लग रहा है? ऐसा क्या हो रहा है कि नहीं? तो कोई बात नहीं, वो बच्चों का शेड्यूल है अपना, मंडे को बात करूंगा इस पर, ठीक है? अटेंडेंस कहीं होती है क्या? तो आज की अटेंडेंस मिल जाएगी ना? मंडे को उन सबके नंबर पूछूंगा कि भैया इतना त्याग करने के बाद तुम नंबर कितने लाए हो, है कि नहीं? यदि नंबर आ रहे हैं तो ठीक है, तुम कोचिंग ही मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। नंबर से सिलेक्शन होगा, आने से तो सिलेक्शन होता नहीं है। तो यदि नंबर आ रहे हैं तो जो मेथड चल रहा है वो ठीक ही चल रहा होगा, चाहे वो जैसा मेथड हो, नंबर दे रहा है बस, ठीक है। मगर यदि नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब पेपर के नाम पे घोटाला चल रहा है ना? कि पेपर के नाम पे अपने आप को जस्टिफाई किया जा रहा है कि यार आज पेपर की तैयारी करेंगे। यदि 1 दिन में 2 दिन में सब्जेक्ट तैयार हो रहे होते तो ना को मेरी जरूरत पड़ती आपको और ना किसी कोचिंग वाले की जरूरत पड़ती। 2-4 दिन में तो सब्जेक्ट तैयार ही हो जाएगा। तो तैयारी जो है वो लंबा प्रोसेस है, इसी वजह से सबका नहीं होता है। 10 दिन तो देखो कोई भी बच्चा जान लगा के पढ़ सकता है, चाहे जितना कमजोर हो चाहे जितना मक्कार हो, क्योंकि उसको पता है 10 दिन करना है, तो चलो यार कर लेते हैं। मगर ये ऐसा प्रोसेस है जो कम से कम 6 महीने करना होता है, मिनिमम 6 महीने तो जान लगानी पड़ती है, तब जाके आप उस लेवल पे आते हो कि 25 लाख बच्चों में से अपने को सेट कर पाओ 10,000 अंदर, 10,000 बच्चों के अंदर, 10,000 बच्चों के अंदर अपने को सेट कर पाओ। तो बार बार 2 दिन की मेहनत कर रहे हो, और 2 दिन की मेहनत में देखो पढ़ाई कैसे हो रही है, मैं बताता हूँ आपको। सारी नोटबुक रिवाइज की जाएगी, ठीक है? बार बार वही नोटबुक रिवाइज की जाएगी, मतलब जो लेवल तुम्हारा है बार बार तुम उसी लेवल को रिवाइज करके पेपर देने पहुंच जाते हो। इंप्रूवमेंट नहीं, इस बात पे टारगेट नहीं होगा कि नहीं यार इस बार फिजिक्स का पेपर में हम 95% सॉल्विंग रखेंगे। हर बार हम 80% सॉल्विंग ही रखते हैं, सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करके जाते हैं, फिर 4-6-10 क्वेश्चन लगा लेते हैं और फिर जाके परफॉर्म करते हैं। तो पता चला हर एक में परफॉर्मेंस 75% है, मतलब 500 नंबर आ रहा है। कोशिश है 550 नंबर लाने की, कि अगली बार 550 लाएंगे। कैसे लाएंगे इस पर फोकस नहीं है, 550 लाएंगे। हर सब्जेक्ट में यदि आप 90% के आसपास अचीव नहीं कर पा रहे हो, बायो में कम से कम 95, 93, तो इसका मतलब आप पहले सब्जेक्ट वाइज चलो कि नहीं यार इस बार हम क्या करेंगे, कुछ भी हो जाए हम इस लेवल पे उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे कि उसमें हमारी सॉल्विंग 95% से ऊपर हो। वो पेपर कैसा देता है उससे हमें मतलब ही नहीं है, नीट के 80 पास तो देगा ना।
तो उस लेवल को तुम्हें टच करना पड़ेगा। जब तक उस लेवल को नहीं टच करोगे तब तक वो 500 पे घूमते रहोगे, 500, 400, 600। तो पहली बार में ये भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि पेपर पूरा दिया जाए। बात ये है कि पेपर ऐसे दिया जाए जो आपकी इफिशियंसी को बढ़ाए। आप ये भी टारगेट लेके चल सकते हो कि ठीक है इस बार बायोलॉजी में जो 360 होंगे उसमें 350 लाने हैं, मगर 350 लाने हैं। पता चला इधर भी नहीं ला रहे हो, उधर तो पढ़ी के नहीं जा रहे हो। तो इससे ये पता चलेगा कि तुम क्या, तुम्हारी प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में इतनी काबिलियत है कि 350 नंबर लाए जा सकते हैं। क्योंकि लाने तो वहां 350 ही पड़ेंगे भाई, 340, 330, 330 के ऊपर ही लाने पड़ेंगे, तभी सिलेक्शन होना है। तो 350 हम आधा सिलेबस करके जा रहे हैं ना, मगर इफिशियंसी हाई करके जा रहे हैं। पता तो चले कि क्या हम आधा करके जाते हैं तब भी हम परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारे पढ़ने में एरर है। हम पढ़ते ही इस तरीके के हैं कि कभी नंबर ना बने। मतलब हम सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज पढ़ लेते हैं, और ऊपर ऊपर की चीज पढ़ लेते हैं जो मतलब इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से वो एक बेस जो है 60-70% सॉल्विंग वो हो जाती है, मगर वो 95 तक नहीं पहुंच रही है। क्योंकि हमें घुस घुस के हर जगह से क्वेश्चन बनाने हैं, घुस घुस से हर जगह से पॉइंट याद रखने हैं। तो एक बार अपने को रीचेक कर लो कि नहीं, अपना अपना टारगेट ले लो। कोई कहे हम पूरी बायोलॉजी करके आएंगे, कोई कहे हम पूरी फिजिक्स करके आएंगे, कोई कहे हम पूरी केमिस्ट्री करके आएंगे। उसमें 95% का बैरियर रखो कि हम उतना सब्जेक्ट ऐसा पढ़ के जाएंगे कि 95% से ऊपर आना चाहिए, चाहे वो कुछ भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम उस लेवल का वो सब्जेक्ट पढ़ के जाओ। उससे दो बेनिफिट है, एक तो ये पता चलेगा कि उस लेवल का सब्जेक्ट तुम पढ़ भी पाते हो कि नहीं पढ़ पाते हो, कि हम इसी लेवल पे हमेशा घूम रहे हैं कि यार नहीं अगली बार 500 लाएंगे, कैसे लाएंगे पता नहीं, मगर अगली बार 500 लाएंगे, अगली बार 600 लाएंगे, अगली बार 650 लाएंगे, अगली बार 700 लाएंगे, मगर लाओगे कैसे? तो पहले ये तो पता चले कि हम किसी भी सब्जेक्ट को जिस मेथड से पढ़ते हैं उस मेथड से हम कभी उस पर 95% सॉल्विंग रख भी पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक सिलेक्शन होगा नहीं। तो अपने को रीचेक करते रहो। पेपर देना जरूरी है, मगर यार अपने को रीचेक करना भी जरूरी है कि हाँ भाई हमारी कमियों को कैसे दूर करें। तो कमियों को कैसे दूर करोगे? सालों से 400 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? 400 आ रहे हैं इसका मतलब पढ़ते तो हो, नहीं तो 400 भी क्यों आए, 300 भी क्यों आए, 500 भी क्यों आए। मगर प्रॉब्लम है कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं कि कभी 600 नहीं पहुंच रहे हैं। तो एक काम करते हैं हम, ऐसा तो नहीं हमारा पढ़ने का प्रोसेस ही खराब है। पढ़ने का प्रोसेस क्या, हम सिर्फ ऊपर ऊपर रहते हैं। ऊपर ऊपर रहने का मतलब हमने थ्योरी रिवाइज किया अच्छे से नोटबुक से, ठीक है, 20, 25, 50 क्वेश्चन लगा लिए। तो उससे क्या होता है, जो इजी क्वेश्चन है वो हमसे बन गए, जो मॉडरेट है वो बन गए, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो आते हैं वो बन गए। और बार बार हम उतना ही बना के आ पाते हैं। और रिवीजन वही चीज, बार बार हम वही चीज रिवाइज करके भी जाते हैं, बार बार हम वही चीज रिवाइज करके भी जाते हैं। तो हम नंबर मेहनत कर रहे हैं मगर नंबर में इंप्रूवमेंट नहीं है। नंबर में इंप्रूवमेंट हमेशा प्लानिंग से आता है, मेहनत से नहीं आता है। आपको पता हो कि मेहनत जा कहां रही है, तो बार बार उसी नंबर पे लटके पड़े हैं। तो उसका एक यही रास्ता होता है कि चलो पहले के अपने को चेक कर लो। इसका मतलब हमारी प्लानिंग में एरर हो सकती है, मेहनत में नहीं, प्लानिंग में। कि हम जिस हिसाब से उस सब्जेक्ट को पढ़ के जाते हैं उससे 95% कभी आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसको आधा अधूरा करके जा रहे हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़ के जा रहे हैं, ट्रेंडिंग नोटबुक रिवाइज करके जा रहे हैं, ठीक है, विग्रस प्रैक्टिस नहीं करके जा रहे हैं। तो एक एक सब्जेक्ट को पकड़ के एक बार अपने को रीचेक करो। एक बार बायो पकड़ के करो, एक बार केमिस्ट्री पकड़ के करो, एक बार फिजिक्स पकड़ के करो। यदि आप तीनों में पूरी ताकत के साथ जाते हो, 90% से ऊपर की सॉल्विंग लाते हो, तो ये निकल के आया कि तुम बड़े सिलेबस को होल्ड नहीं कर पा रहे हो। मगर सिलेबस छोटा है तो तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी है, सिलेबस रेंज में है तो हम इस तरह की पढ़ाई तो करते हैं कि हम 90% परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, बस अब हमें बड़े सिलेबस पे होल्ड करना सीखना है। अब हम यार एक सब्जेक्ट पे जाते हैं फिर भी 90% परफॉर्म नहीं करते हैं, इसका मतलब पढ़ाई का एरर है। इसका मतलब ये हुआ कि यार हम जो पढ़ते हैं ना, हम इस तरह से पढ़ते ही हैं कि 70% नंबर आए या 80% नंबर आए। हम जो वो कोना कोना है ना, जिसको हम कहते हैं अरे वो बाहर का क्वेश्चन आ गया था, वो क्वेश्चन टफ आ गया था, उस तरह की चीजों को अभी कवर नहीं कर रहे हैं। तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि यार
जब कोई चैप्टर लगाओ तो उसका कौन सा सब टॉपिक है जो हमसे नहीं सॉल्व हो रहा है, या हर सब टॉपिक पे हमने पकड़ बना रखी कि नहीं रखी है। इसका मतलब तुम्हें अभी नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है। तो तुम पहले ये तो चेक करो कि तुम्हें जरूरत किस चीज की है। टेस्ट तो दे रहे हो, कोई 2 साल का बच्चे बैठा है, कोई 1 साल से बैठा है, इतने सारे टेस्ट दिए, कभी 600 नहीं क्रॉस हो रहे। इसका मतलब तुमने किया क्या इसके बाद? तुमने किया क्या? तुम तो भेड़ बकरी हो, किया कुछ नहीं, सुबह फिर उठे फिर चले आए, और 2 दिन पहले ये कहा कि नहीं पेपर की प्रिपरेशन करनी है, 2 दिन पहले ये कहा पेपर की प्रिपरेशन करनी है, चलो क्लास नहीं करते। मगर उस पेपर को कभी एनालाइज किया कि यार उसमें हम ये गड़बड़ कर रहे हैं, तो उस गड़बड़ को दूर करने के लिए क्या किया जाए? वही मैं कह रहा हूं कि सब बच्चा मेहनत करता है, मगर सब बच्चा मेहनत करने के बाद एनालाइज नहीं कर रहा है वो, कि हम यार जो कर रहे हैं उसमें जो कमियां आ रही हैं उसको दूर कैसे करें। कमियां सबके पास आएंगी, उनको दूर करना सीखना है बस। तो हमें यही नहीं पता है कि हम किस जो मतलब जोनल में फंसे हुए हैं, उसको हम दूर कैसे करें। तो मंडे को मैं सबसे पूछूंगा कि भाई इतनी मेहनत के बाद तुमने अचीव क्या किया, और फिर उसको रिमूव करने को, उसको सॉल्व करने के तुमने कौन से तरीके ढूंढे, और नहीं ढूंढे तो बस तुम पेपर देते हो और फिर टारगेट सेट करते हो कि इस बार 700 लाने। कैसे लाने, कहाँ कमियां हैं, हम किस जगह पे गड़बड़ कर रहे हैं, इसको एनालाइज करना है। 700 लाने पे एनालाइज नहीं करना है, 700 तो तुम ले ही आओगे क्योंकि तुम पढ़ते ही हो, मगर कमियां पता चलेंगी तब दूर करोगे तब आएंगे। हमें कमियां नहीं पता है, हमें टारगेट पता है 700 लाने। कमियां पता होंगी तो इंप्रूव होंगे, तो टारगेट अपने आप अचीव होगा। तो कमियों पे फोकस रखना है। तो जिन बच्चों के 7-8 टेस्ट दे चुके हो, कभी भी 500 क्रॉस नहीं हो रहे हैं या 500 से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, तो वो करे एक एक सब्जेक्ट को पकड़ के एक बार टेस्ट दे कि ठीक है इस संडे मैं सिर्फ बायो पकड़ के टेस्ट दूंगा, इस संडे मैं सिर्फ केमिस्ट्री पकड़ के दूंगा, इस संडे मैं फिजिक्स पकड़ के दूंगा। टारगेट ये है कि 95% पेपर सॉल्व होना चाहिए। 100 क्वेश्चन बायो में आ रहे हैं तो 95 सही होने चाहिए, वो चाहे जैसे आ रहे हो, टफ आ रहे हो, इजी आ रहे हो, आउट ऑफ द सिलेबस आ रहे हो, उससे मतलब ही नहीं है। तुम्हें उस लेवल पे जाके उसकी प्रिपरेशन करके जानी है कि 95% सॉल्व होना चाहिए। और यदि कर ले जाते हो तो तुम समझ लेना तुम्हारे पढ़ने का तरीका ठीक है। दूसरे में करो, नहीं कर पाते हो इसका मतलब अभी वहां सब्जेक्ट का भी वीकनेस है, सब्जेक्ट नॉलेज कम है, पहले सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ाओ। तीसरे में करो, तीसरे में भी अचीव हो गया, इसका मतलब सब्जेक्ट नॉलेज वहां पर भी ठीक है। इसका मतलब हुआ कि एकोमोडेट होके जब इतना सिलेबस आता है ना तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब हमारा रिवीजन स्ट्रांग होना चाहिए, प्रैक्टिस स्ट्रांग होनी चाहिए। अब आ जाता है कि रिवीजन वीक है, एक बात आती है तो मैं याद रख लेता हूं, मगर एक साथ 100 बात आती है तो मैं भूल जाता हूं। तो फिर हमें अपना रिवीजन बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। अब पता चला हम कभी किसी सब्जेक्ट में 95% परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, इसका मतलब नॉलेज का एरर है, हमें नॉलेज बढ़ाना है। रिवीजन तो घंटा बढ़ाएंगे जब पहले नॉलेज तो आए। हम क्या कर रहे हैं, जो आता है बस उसी में पॉलिश मार मार के चलते चले जा रहे हैं, तो 2 4 6 नंबर 10 नंबर कभी बढ़ते हैं, कभी 2 4 6 10 नंबर कम हो जाते हैं, मगर हम उस नंबर को अचीव नहीं कर पाते जिस नंबर के लिए बने। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, और करो, ऐसा नहीं है आप पूछोगे तो हम सब बता देंगे, इतने सालों से जग थोड़ी मार रहे हैं, यही सब एनालाइज कर रहे हैं कि बेचारे बच्चे के नंबर कैसे बढ़ाया जाए, बच्चा कहाँ कहाँ फंस सकता है। पढ़ाना तो मान लो एक काम है ही है। तो आप लोग इन चीजों को भी थोड़ा ध्यान दें, मंडे को मुझे याद दिलाना, तो मैं एक बार बताऊंगा सारे बच्चों को कि भाई तुम लोग इन चीजों पे फोकस करके जरा एक बार पेपर दो। लास्ट क्लास का टॉपिक क्या था जरा एक बार मुझे बता दियो। शायद मास परसेंटेज, पीपीएम पीपीबी सब रिवाइज करा दिया था, मतलब सब पढ़ा दिया था, है ना। तो सभी बच्चे ना इस चीज को थोड़ा ध्यान दें कि पेपर को कैसे करना है। तो पेपर दो, सारे के सारे लोग, ऐसा नहीं है कि पेपर मत दो, मगर अपने को एनालाइज करो कि कमियां कहाँ आ रही हैं। देखो सुबह आके बैठे ही हो ना, इसका मतलब मेहनत चल रही है। भाई सुबह आके बैठ गए हो, अब 3 बजे तक पढ़ोगे तो ये मेहनत ही तो है यार। इसके बाद सेल्फ स्टडी करते ही हो, मान लो जो अच्छे नंबर ला रहा है तो 4 घंटे करता होगा, तुम खराब नंबर ला रहे हो तो 3 घंटे करते हो, तो बस वही तो 45 मिनट की मक्कारी है। उस 45 मिनट के चक्कर में हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है, तो तुम उतना ही 45 मिनट का एरर रखो, मगर अपना प्लान उनसे स्ट्रांग कर लो। मतलब तुम्हें पता हो कि इस चीज पे जाना कैसे है, तो तुम 45 मिनट कम भी
पढ़ रहे हो फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि तुम्हें ये पता चल जाए कि नहीं यार हमारे पास कमियां कहाँ है। कमियां जिसको पता होती है वो सक्सेस होता ही है, क्योंकि उसको पता है कि हम कमी कहाँ कर रहे हैं, उस चीज को वो इंप्रूव कर लेता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इंप्रूव हो ही जाएगा। तुम्हें पता चल जाए कि नहीं यार हमारे बायो में कम नंबर आ रहा है, अब तुम पीछे पड़ जाओगे तो एक हफ्ते में उस चैप्टर में नंबर ज्यादा आ ही जाएंगे। क्यों? तुम उसको हर जगह से पढ़ लोगे ना, कि भाई सर के नोट्स से भी पढ़ लिया, एनसीईआरटी भी पढ़ लिया, उसके भी नोट्स बना लिए, चलो किसी बुक को भी निपटा लेते हैं, उसके भी नोट्स बना लेते हैं, ठीक है, 2 बार 10 बार रिवाइज कर लेते हैं, 800 क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर भी नहीं बढ़ेगा क्या? ऐसा थोड़ी ना है, परफॉर्मेंस तो बढ़ेगा ही उस चैप्टर पे, जाएगा कहाँ? तो कमियों को ढूंढो अपनी अपनी, और कमियां मिलती जाएंगी, सिलेक्शन होते चले जाएंगे। चलो अब देखो, एक टर्म होता है, 1 मिनट जरा वो उनका वो सिस्टम लगा दिया है, क्या बोलते हैं, टीचिंग मोड। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं, छोटी छोटी 2 डिफिनीशन है। एक है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इसके बारे में मैंने इसको पढ़ना तो सिखाई दिया था शायद, जहां तक मुझे याद है ना? तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज देखो, इसको बोलते हैं W/V। अब इसकी डिफिनीशन बतानी रह गई थी, बाकी तो हम लोगों ने कर दिया था, तो डिफिनीशन भी बता देते हैं। देखो बच्चों, अब डिफिनीशन पर फोकस करो कि डिफिनीशन क्या है, ठीक है? जब भी परसेंट लग गया तो हमेशा 100 में चीज काउंट होती है, तो परसेंटेज तो लगा ही है। दूसरा क्या है, पहला मैंने क्या बताया था, पहला होता है सॉल्यूट, दूसरा क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा है, V, तो इसका मतलब 100 ml है, और पहला है सॉल्यूट, वो क्या है, W, मतलब ग्राम। तो 100 ml सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट होता है उसे मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। 100 ml सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट होता है उसे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in 100 ml of solution। 100 ml सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है उसे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। अब फार्मूला क्या बनेगा, W/V का, तो W/V परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हमारा फार्मूला बन गया कि हाँ भाई W/V का फार्मूला क्या होगा। पढ़ना मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है कि इसको पढ़ा कैसे जाता है। इसी तरह एक होता है V/V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब जो देखो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा, दोनों V है, इसका मतलब सॉल्यूशन भी वॉल्यूम है और सॉल्यूट भी वॉल्यूम है। डिफिनीशन यही लिखी है, बस इसकी जगह V कर देना है। 100 ml सॉल्यूशन में कितने ml सॉल्यूट है, 100 ml सॉल्यूशन में कितने ml सॉल्यूट है, तो मैंने कहा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ml of solution। 100 ml सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है ml में, देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है। अब देखो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कहला है, जिसका वॉल्यूम परसेंटेज कहेगा उसका वॉल्यूम ऊपर, नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कह रहा है, तो किसका वॉल्यूम परसेंटेज है, सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम ऊपर, नीचे टोटल इनटू 100, ठीक है ना। अब दोनों का सम कैसे होगा,
तो यार आपको पता है परसेंटेज की बात की जा रही है, दो चीजों से मिलके बना है, एक सल्यूट है एक सॉल्वेंट है, इसका मतलब दोनों का सम क्या होगा 100%, है कि नहीं? तो दोनों का सम 100% है। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सल्यूट प्लस वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 100%। इसका मतलब एक का वॉल्यूम परसेंटेज दिया है तो दूसरे का अपने आप डिफाइन है, एक 20 है तो दूसरा 80 होगा, एक 60 है तो दूसरा 40 होगा। तो एक का वॉल्यूम परसेंटेज दिया है तो दूसरा अपने आप पता है। और वॉल्यूम परसेंटेज का रेशियो क्या होगा? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। अब रेशियो क्या होगा? V1/V2। क्यों? आप देख लो, जब इनको डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, 100 कट जाएगा, V1/V2 आएगा। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो उनके वॉल्यूम के रेशियो के बराबर होता है। डिट्टो मास परसेंट की तरह चल रहा है, डिट्टो मास परसेंट की तरह चल रहा है कि नहीं? तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू V1/V2। ये देखो, अब ये बातें मैंने कुछ बताई, तो इस पर एक क्वेश्चन करा देता हूं। इस पर जनरली क्वेश्चन नहीं आते, इसकी लैंग्वेज यूज होती है, मगर आप लोग नोट कर लो, फिर इसके बाद और कंसंट्रेशन कराते हैं। तो जब कल जो कम्युनिटी टेस्ट है उसमें क्या क्या आ रहा है सिलेबस केमिस्ट्री में? ऑर्गेनिक, अच्छा, पीरियोडिक केमिकल एंड डीएनए ब्लॉक, ठीक है, एंड 11th ऑर्गेनिक आ रहा है, ठीक है। क्वालिटेटिव आ रहा है, अच्छा, हाँ वो पी ब्लॉक पूरा पड़ जाएगा ना, डी ब्लॉक पी ब्लॉक, तब क्वालिटेटिव स्टार्ट हो पाएगा, क्योंकि उसमें पी ब्लॉक डी ब्लॉक के रिएक्शन यूज होती हैं। इतनी बात ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब जरा देखो यार, जब हम लोगों ने ये बात कर ली तो ये हुआ कि चलो एक क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो मोलरिटी का है। चलिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। देखो, डेंसिटी के लिए आप क्या समझते हो? यदि कहीं डेंसिटी दी जाएगी तो क्या यूज होगा? कन्वर्जन, है ना? दिमाग में सेट रखो, डेंसिटी का मतलब कन्वर्जन होता है और कुछ नहीं, उसका यूज कन्वर्जन के लिए। अब जरा देखो, मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया, मैंने कहा यार ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को कहा 20 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 20 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 100 ग्राम 100 ग्राम वाटर, वाटर की डेंसिटी आपको दे दी है 1 ग्राम। एक मिनट, डेंसिटी चेंज करता हूं, वाटर मत लिखना, नहीं तो क्या है ना, बच्चे उसको फोकस नहीं कर पाएंगे। 100 ग्राम बेंजीन सॉल्वेंट, डेंसिटी ऑफ बेंजीन कैलकुलेट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ यूरिया। एक मिनट, इसको सॉल्यूशन करो, नहीं तो क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। कैलकुलेट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ यूरिया इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन, ऑप्शन बना दिया, ठीक है, 20% एंड ओके, ओके 1/6, तो 18%,
ठीक है, और 15% और नन ऑफ दीज। अब जरा देखो, मास परसेंट किसका पूछ रहा है? यूरिया का। तो जिसका मास परसेंटेज पूछ, सॉरी, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पूछ रहा है, तो इसका मतलब ऊपर क्या रखना है? मास रखना है, नीचे क्या रखना है? वॉल्यूम रखना है। और मास किसका रखना है? सॉल्यूट का। सॉल्यूट कौन है? यूरिया। वॉल्यूम किसका रखना है? सॉल्यूशन का। अब प्रॉब्लम क्या फंस रही है कि जैसे ही मैंने V बाई M बाई W बाई V निकालने की कोशिश की यूरिया का, तो मैंने देखा कि यार मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब यूरिया का मास तो मुझे मिल गया, अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम गायब है। सॉल्यूशन का मास दिया है 100 ग्राम बेंजीन सॉल्यूशन। अब हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। तो डेंसिटी का काम क्या है? कन्वर्जन। तो डेंसिटी का काम यदि कन्वर्जन है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हुआ? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय, सॉरी उल्टा लिख दिया, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml। तो ग्राम ग्राम कट गया, ml ऊपर चला गया, 1000 डिवाइडेड बाय 12 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता चल गया। सही है कि नहीं? क्योंकि हमारे दिमाग में सेट है कि डेंसिटी कहीं आई है तो वो कन्वर्जन का काम करती है, कन्वर्जन कर लिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया नहीं था, मगर मास ऑफ सॉल्यूशन दिया था। मास दिया है, डेंसिटी दी है, तो वॉल्यूम बन जाएगा। तो मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू डाल दी। ये देखो 1 2 1 2 3 3, 12 ऊपर चला गया तो 24% आ गया। अब 24 कहीं दिया है? नहीं है, डी आंसर हो गया। क्या ये बात समझ पाए हो? क्या किया मैंने? भाई उसने पूछा कि W बाई वी परसेंटेज ऑफ यूरिया बताओ, तो W बाई वी पूछ रहा है, तो भाई W बाई वी का मतलब क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूट कौन था? यूरिया दिया है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिसिंग है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिसिंग है मगर मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो मैंने उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि डेंसिटी दी थी। और डेंसिटी का काम क्या होता है? मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना। मैंने उसी से कन्वर्जन कर दिया, आंसर निकाल लिया। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब ये वाला हमारा सब टॉपिक कवर हुआ है। अब जो सब टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं जरा उनको देखो। अब हमारा सब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। अब देखो मोल फ्रैक्शन है क्या, तो पहले इसकी डिफिनीशन बताते हैं। फार्मूले तो मान लो आप सबको आते ही हैं, तो थोड़ा डिफिनीशन पे चलते हैं कि मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, मैंने ये बनाया सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के ले लिए 1 मोल। सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है हमें नहीं पता, सॉल्यूशन का 1 मोल है। इसमें मैंने सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूट कितना है? N1 मोल। इसमें मैंने सॉल्वेंट डाल दिया, सॉल्वेंट कितना है? N2 मोल। अब बात कह रही मोल फ्रैक्शन बताओ। तो देखो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। 1 मोल सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल हैं वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। 1 मोल सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट को, जब भी देखो फ्रैक्शन लगे तो 1, परसेंटेज लगे तो 100। ठीक है, फ्रैक्शन 1, परसेंटेज 100। तो 1 मोल सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल हैं वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। फार्मूला तो आप जानते हो क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला लिखा जाता है, मगर यदि डिफिनीशन पता होती है तो तुम अप्रोच अच्छी कर पाते हो, मतलब क्वेश्चन कर पाते हो, थोड़ा सा क्लियर होता है कि ये बताता क्या है। तो 1 मोल सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल हैं उसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कहते हैं। मतलब 1 मोल सॉल्यूट में यदि 0.4 मोल
सॉरी 1 मोल सोल्यूशन में यदि 0.4 मोल सॉल्यूट है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.4, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.4। अब मैंने कहा 10 मोल में 2 मोल सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन बताओ। तो यार हमें एक में चाहिए, 10 मोल में 2 है तो एक में कितना, 2 डिवाइडेड बाई 10, 0.2। बस डिफिनीशन इतनी सी है। डिफिनीशन को हम लोग फार्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो डिफिनीशन क्या है, 1 मोल सोल्यूशन में, 1 मोल सोल्यूशन में जितने मोल सॉल्यूट के हैं वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो देखो हमने डिफिनीशन लिखी, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को हम बोलते हैं chi1, chi1 हो गया ये ऐसे। अब देखो डिफिनीशन हमेशा याद रखो, रिवाइज करते रहो, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, अब तो साइंस लगानी है, मतलब एक लैंग्वेज अच्छी से सेट कर देनी है। टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। 1 मोल सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल सॉल्यूशन में जितना सॉल्वेंट है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब दोनों का सम हमेशा कितना होगा, क्योंकि तुम 1 मोल सॉल्यूशन कह रहे हो तो इसका मतलब दोनों का सम 1 होना चाहिए, दोनों का सम 1 होना चाहिए। तो 1 मोल सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट पड़ा है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, 1 मोल सॉल्यूशन में जितना सॉल्वेंट पड़ा है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूशन, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर, नीचे सॉल्यूशन के मोल। अब ये 1 में निकलता है इसलिए मल्टीप्लाई 1 है। अब 1 मल्टीप्लाई आप दिखाते नहीं हो, 100 में निकलता है तो मल्टीप्लाई 100 करते हो। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, 1 मोल सॉल्यूशन में निकलता है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो अभी 2 हैं तो n1 प्लस n2, 3 होते तो n1 प्लस n2 प्लस n3, ठीक है ना। जनरली हम लोगों का बाइनरी सोल्यूशन होता है इसलिए हम 2 लेके चलते हैं। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये आया। तो ये तो फार्मूले हैं, डिफिनीशन क्या है, ये सॉल्यूट की लिख दी है तो सॉल्वेंट की अपने आप बना लोगे। 1 मोल सोल्यूशन में, 1 मोल सोल्यूशन में जितना सॉल्वेंट है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं उसको भी लिख देता हूं क्योंकि समय के साथ बच्चे भूलते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की डिफिनीशन क्या होगी, तो भाई बस यही काम कर देना है, क्या, टोटल, टोटल मोल ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। 1 मोल सॉल्यूशन में जितना सॉल्वेंट है उसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कहेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में डिफिनीशन सेट है, फार्मूला तुम्हें आता ही था यार, ठीक है, क्योंकि फार्मूला ही तो बचपन से पढ़ा ही है। तो इसका मतलब हुआ 1 मोल सोल्यूशन में जितने मोल सॉल्यूट है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल सोल्यूशन में जितने मोल सॉल्वेंट है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अरे अब इस चीज को मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूं, तो जरा छाप डालो, छप गया हो तो कोई नहीं, छाप लो, फिर मैं पेज चेंज कर रहा हूं। अब देखो, अब हम लोग इसकी थ्योरी मतलब जो फार्मूले उनको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे, जैसे क्वेश्चन करते समय हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो कि यार इस चीज को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। एक डिफिनीशन को यूज कर सकते हो कि हाँ यार डिफिनीशन थोड़ी पिक्चर में रहे, ठीक है, कि हाँ भाई 1 मोल सोल्यूशन में जितने सॉल्यूट हैं वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल सोल्यूशन में जितने सॉल्वेंट है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब दूसरा, इनको हम चेंज कैसे करेंगे, चेंज करें मतलब अगले पेज पे चले, कोई नहीं छाप डालो। अब देखो यार मोल फ्रैक्शन एक बहुत अच्छी चीज है, देखना अभी ये क्या क्या बताएगा हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
देखिए देखो बच्चों, काई 1 का फार्मूला N1/N1 + N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट N2/N1 + N2। अब दोनों का सम क्या होगा? मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा? 1। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एक मोल सोल्यूशन में निकाला जा रहा है, और मैथमेटिकली देखना चाहते हो तो दोनों को जोड़ दो, 1 आएगा। एलसीएम N1 + N2, N1 + N2 ऊपर, N1 + N2 नीचे, कट गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब हमें दिमाग में ये सेट करना है कि एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरा अपने आप पता है। यदि सॉल्यूट 0.2 है तो सॉल्वेंट 0.8 है, सॉल्यूट 0.3 है, सॉल्वेंट 0.7 है। तो इस जगह पे इस चीज का मतलब हमें दिमाग में ये सेट करना है कि यार किसी एक का मोल फ्रैक्शन यदि दिया है तो दूसरे का अपने आप पता है, दूसरे का अपने आप पता है। अब अगला पॉइंट समझो, मोल फ्रैक्शन का रेशियो बनाओ। ये वाला पॉइंट बहुत यूज होगा जो लिख रहा हूं। इसका मतलब मोल दिए तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो दिए है, जो मोल का रेशियो वही मोल फ्रैक्शन का रेशियो, डिवाइड करके देख लो। जो मोल का रेशियो वही मोल फ्रैक्शन का रेशियो। इसको हम लोग 2-3 जगह यूज करेंगे क्वेश्चनों में, ध्यान रखिएगा। जो मोल का रेशियो वही मोल फ्रैक्शन का रेशियो। तो एक ये पॉइंट हमें याद रखना है, एक ये पॉइंट याद रखना है। अब याद कैसे रखना है? यदि एक का मोल फ्रैक्शन दिया है तो दूसरा अपने आप पता है, पहला पॉइंट। यदि मोल फ्रैक्शन दिया है, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं सुनना, यदि मोल फ्रैक्शन दिया है इसका मतलब दोनों के मोल भी दिए। एक का मोल फ्रैक्शन दिया है तो दूसरे का तुमने यहां से निकाल लिया, इसका मतलब तुमने दोनों का रेशियो भी निकाल लिया। जब दोनों मोल फ्रैक्शन दिए, एक दिया है दूसरा पता चल गया, तो इसका मतलब दोनों का रेशियो भी पता चल गया, और दोनों का रेशियो पता चल गया तो मोल पता चल गए, है कि नहीं? इसका मतलब यदि किसी ने मोल फ्रैक्शन दे दिया तो हमें मोल भी पता है। अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, यदि किसी ने मोल फ्रैक्शन दे दिए इसका मतलब हमें मोल भी पता है। देखो, मोल फ्रैक्शन दे दिया एक का, दूसरे का अपने आप आ गया, इसका मतलब रेशियो भी आ गया, और जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो वही मोल का रेशियो, इसका मतलब मोल भी पता है। इसका मतलब क्या है? मोल भी पता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यार मोल भी पता होगा, मोल फ्रैक्शन भी पता होगा, तो जो पूछोगे निकाल ही देंगे। अभी कोशिश भी करेंगे हम लोग निकालने की। तो यहां तक ठीक है, ये बात तो हम कर लेंगे कि हाँ यार ये इस तरह से हमें किस तरह से किस चीज को करना है। अब इसको हम थोड़ा सा यूज करके देखते हैं, ठीक है? देखो, अब मैं इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन कराता हूं, इस पे बाकी पॉइंट लिखते रहेंगे जो हमारे पॉइंटर आएंगे। पहला, अब जो लैंग्वेज पढ़ाई है उसको देखो यूज कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे मैंने कहा यार 10% बाई मास NaOH सोल्यूशन, 1 मिनट, बाई मास लिखना भूल गया। 10% बाई मास NaOH सोल्यूशन प्रेजेंट इन क्लोज कंटेनर। अब ये सब सिर्फ लैंग्वेज को सेट करने के लिए, नहीं तो अपने को क्या मतलब है, ठीक है? एट 300 केल्विन टेम्परेचर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। अब देखो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब हमें क्या दिया है? मास परसेंटेज दिया है। अब मास परसेंटेज को पढ़ना आता है तो कहोगे रद्दी क्वेश्चन है, पढ़ना नहीं आता है तो आप उसमें कुछ ना कुछ करते रहोगे, क्योंकि तुम्हें सिर्फ फार्मूले का स्टेटमेंट याद है। देखो, फार्मूला याद होना और फार्मूले की मीनिंग समझना दो अलग अलग बात है। जिसको फार्मूले का स्टेटमेंट याद है कि हाँ मोल फ्रैक्शन इक्वल टू होता है N1/N1 + N2, वो परेशान है क्योंकि मोल दिया नहीं है। मगर जिसको फीलिंग पता है वो कर लेगा। अब जैसे देखो 10% W/W दिया है, अब इसको कैसे पढ़ते हैं ये मैंने आपको बता रखा है, सोल्यूशन ऑफ NaOH।
अब मुझे बताओ सॉल्यूट कितना है? तो यार 10 ग्राम तो NaOH हो गया। सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। सॉल्यूट ये, सॉल्यूशन ये, दोनों ग्राम है, तो सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। अब हमें चाहिए क्या भाई? मोल फ्रैक्शन आप पूछ रहे हो किसका? NaOH का। तो जिसका मोल फ्रैक्शन पूछोगे उसके मोल, नीचे मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो NaOH प्लस वाटर। तो इसका मतलब सबके मास मिलेंगे तभी तो मोल निकाल पाएंगे। तो मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया, मोल ऑफ सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन से सॉल्यूट को माइनस कर दिया। और ये पढ़ना मैं कल सिखा चुका था कि यदि मास परसेंटेज दिया है तो समझ लो सब कुछ दिया है। अब सबके आपके पास क्या आ गए? मास, तो मोल तो बना ही लोगे। आपने क्या किया? मोल ऑफ NaOH मोल ऑफ वाटर, तो ये कितना आ गया भाई? कोई डिवाइड डिवाइड करके बताए। 1.25 प्लस 5, ये आया। अब इसका क्या होता है? 0 पॉइंट कितना है? 1/, अच्छा चलो 1/21 कर देते हैं कैलकुलेशन से बचने के लिए। ये आ गया, ये आ गया। अब देखो कनेक्टर क्या है। यदि हमें मास परसेंटेज को पढ़ना आता है तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे ही मैंने देखा तो मेरी तो आंखें खुल गई, चमक आई। अच्छा 10 ग्राम सॉल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, इसका मतलब 90 ग्राम सॉल्वेंट है। सॉल्यूट का मास भी दिया है, सॉल्वेंट का मास भी दिया है, तो मोल फ्रैक्शन निकल ही आएगा। मोल बनाने है, मोल बनाने, ठीक है कि नहीं? अब हमें क्वेश्चन को हिलाना डुलाना है, मतलब थोड़ा सा टफ करना है। तो मैंने कहा नहीं यार, बच्चों को ना मास ऑफ सॉल्वेंट आसानी से निकल आया, आसानी से निकल आया। यदि पढ़ना आता था कि यार देखो 10 सॉल्यूट, 100 सॉल्यूशन, 90 सॉल्वेंट, खेल खत्म हमारा। अब मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा बच्चों को इधर उधर कर देते हैं। मैंने इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को थोड़ा पलट दिया, देखना। मैंने कहा नहीं यार, एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं 10% W/V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अब मैंने ऐसा कर दिया 10% W/V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH प्रेजेंट। वैसे पूरी लैंग्वेज बनानी है तो ऐसे बनेगी, आपको स्टैंडर्ड लैंग्वेज बना के दे देता हूं। देखो डेंसिटी ऑफ 10% W/V equals solution of NaOH is 1.5 gram per ml. Calculate mole fraction of NaOH। ये देखो, अब मैंने थोड़ा सा और टफ किया। मैंने कहा नहीं यार, डायरेक्ट मास मत दो बच्चों को, ये कल ले जाते हैं। तो अब जरा फिर से पढ़ो। देखो तुमने पढ़ना शुरू किया, 10 सॉल्यूट, 10 ग्राम तो NaOH हो गया, परसेंटेज 100 ml सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्वेंट का मास नहीं दिख रहा है, पहले तो विजुअल था, अब इतना आसानी से नहीं दिख रहा है। तो भाई देखो, हाँ यूनिट अलग है, माइनस माइनस कर नहीं पाओगे। अब आपने कहा यार ये तो सॉल्यूशन है और हमें जो फार्मूले में डालना है वो मोल डालने हैं, और मोल डालने के लिए मास जरूरी है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन आप NaOH का पूछ रहे हो, तो आपको ये चाहिए। अब डेंसिटी का काम क्या होता है? कन्वर्जन। अब वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का। डेंसिटी किसकी लिखी है? सॉल्यूशन की। डेंसिटी ऑफ 10% W/V
इक्वल सोल्यूशन ऑफ NaOH इज दिस। इसका मतलब सोल्यूशन की डेंसिटी है। तो भाई सोल्यूशन का वैल्यूम दिया है, सोल्यूशन की डेंसिटी दी है कि नहीं? तो अब मास निकाल लेंगे। मास इक्वल टू क्या होता है? मास इक्वल टू होता है m इंटू ए वी इंटू डी। वैल्यूम, फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये देखो, मैं यूनिट जरूर लिख देता हूं क्योंकि बच्चे यूनिट में सिली मिस्टेक जो होती है वो यही सब है। तो ये कट्टम काट हो गया। अब देखो थोड़ी सी मेहनत मैंने बढ़ा दी थी इस बार। मास ऑफ सोल्यूशन आपको निकालना पड़ा। अब फिर वहीं पहुंच गए हम लोग। मास ऑफ सोल्यूट दिया है, मास ऑफ सोल्यूशन दिया है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हुआ? मास ऑफ वाटर 150 माइनस 10, 140 ग्राम। अब हम चिपका देंगे इसको। क्या किया? 10 डिवाइडेड बाई 40, 10 डिवाइडेड बाई 40 और 140 डिवाइडेड बाई 18। अब हम सॉल्व कर लेंगे। है कि नहीं? क्लियर है? तो देखो इस बार मैंने क्या किया, क्वेश्चन को टफ करने के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन को छुपाया, डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करा के। अब फंसना कहां है? यदि वो छोटे छोटे जो रद्दी टाइप के पॉइंट आपको समझ में आते हैं, वो आपके दिमाग में नहीं बैठे तो फंसना है। बड़ा मैंने कहा कुछ नहीं होता। देखो यहां इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? इस क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट यूज हुए। पहला, डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन कि ये कन्वर्जन है, ये पॉइंट हमारे दिमाग में है। तो जैसे ही मुझे वैल्यूम दिखेगा, दिमाग कहेगा वही कन्वर्जन है डेंसिटी। वैल्यूम दिया है, डेंसिटी दी है, मास निकल आएगा। जैसे ही ये दूसरा हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट कि इसको पढ़ा कैसे जाए। बहुत सारे बच्चे तो यही नहीं समझ पाते कि इसका मतलब क्या है, क्या कौन दिया है, तो इसको पढ़ना। दूसरा छोटा कॉन्सेप्ट ये। तीसरा कॉन्सेप्ट ये फार्मूला, इसको भी तो याद रखना है कि हाँ भाई सबके मोल रखने हैं। ये 3 छोटा कॉन्सेप्ट मिलके ये क्वेश्चन बना। पहले वाले में 2 कॉन्सेप्ट थे इसलिए तुम्हें ज्यादा इजी लगा था। इसमें इसको पढ़ना और बस ये फार्मूला, 2 कॉन्सेप्ट थे तो थोड़ा इजी लगा। इसमें मैंने 3 छोटे कॉन्सेप्ट लगा दिए तो थोड़ा उससे टफ हो गया। तो बस यही साइंस है, इसी तरह से क्वेश्चन बनता है कि वो क्या करेगा, 3 की जगह 4 छोटे कॉन्सेप्ट लगा देगा। और हाँ सारे छोटे ही, 4 में से कोई एक मिस हुआ, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं निकला, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं निकला। अब जरा देखिए, कर लोगे? मोल फ्रैक्शन की बात समझ में आ रही? कर लोगे? अब जितना पढ़ाया उसी के हिसाब से क्वेश्चन देंगे। जैसे अभी मास परसेंटेज पढ़ाया तो मास परसेंटेज से मोल फ्रैक्शन निकालना सिखा दिया। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ाया, उससे निकालना सिखा दिया। इसमें कहीं पर भी मोललिटी नहीं यूज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो भी पढ़ाई नहीं है। तो जो पढ़ाई नहीं उसको यूज करेंगे तो बच्चे कंफ्यूज ही होंगे ना। तो जब वहां पहुंचेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, अब बच्चों ने कहा सर ठीक है, आपने ये कह दिया, मान लिया। अब हेडिंग करते हैं मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। यही एक ऐसी हेडिंग है देखो जरा, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, यही एक हेडिंग है जो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में नहीं है। नहीं तो जितनी हेडिंग होती है सब सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में होती है। आपने मास परसेंटेज पीपीएम पीपीबी पढ़ा, क्या था? 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है, 1 मिलियन सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है, 1 बिलियन सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है, सब सॉल्यूशन में थी। मोल फ्रैक्शन पढ़ा, 1 मोल सॉल्यूशन में जितने मोल सॉल्यूट है, 1 मोल सॉल्यूशन में जितने मोल सॉल्वेंट है, ये भी देखो सॉल्यूशन में थी। सिर्फ ये एक हेडिंग है जो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में चलती है, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में चलती है। मतलब सॉल्यूशन में ना काउंट करके हम इसको सॉल्वेंट में काउंट करते हैं। क्या है? देखो, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल सॉल्यूट है उसको कहते हैं मोललिटी। टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यही एक हेडिंग है जो सॉल्वेंट में होगी। तो जरा दिमाग में बैठाना कि ये सॉल्वेंट में है, बाकी सब सॉल्यूशन में। तो 1
टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल फॉर्म में दिमाग में क्या सेट करना है, अच्छा 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल पड़े होते हैं उसी मोल के नंबर को उसको मोललिटी कहते हैं। जैसे किसी ने कहा कि भाई 2 किलोग्राम वाटर में, ठीक है, 4 मोल यूरिया के पड़े हैं, तो उसने कहा मोललिटी बताओ। तो भाई 2 किलोग्राम में 4 पड़े हैं तो एक में 2, और 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जो मोल पड़े हैं वही मोललिटी है, तो 2 आ गई। अब इसको थोड़ा सा पॉइंट वाइज कर लो कैलकुलेशन टफ करने के लिए। तो उसने कहा यार 200 ग्राम वाटर में 1 मोल यूरिया का पड़ा है, मोललिटी बताओ। तो ये 200 ग्राम है, हमें 1 किलोग्राम चाहिए। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। तो 200 को 1000 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 का उधर भी मार दिया। 200 में 1 मोल बोला था कि 2 मोल बोला था, 1। 200 में 1 मोल है तो 1000 ग्राम में कितने मोल होंगे, 5 मोल होंगे। बस 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल ऑफ सॉल्यूट है वो मोललिटी है, 5 मोल आ गई। तो अब हमने दिमाग में बात सेट की कि यार 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल ऑफ सॉल्यूट होते हैं वो मोललिटी है। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल ऑफ सॉल्यूट है उसी को हम मोललिटी कहते हैं। अब साइंस की लैंग्वेज में जरा सजा दिया जाए उसको, है ना, कपड़े वपड़े पहना दो, अच्छे से सुंदर बना दो। तो अब हम उसको सुंदर बना देते हैं, क्या, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, भोकाली बनाते इसको, 1000 या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। ये देखो, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोललिटी। इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कहीं रिप्रेजेंट करने की बात ही आती है तो रिप्रेजेंटेशन इसका जो है स्मॉल m है। अब फार्मूला चिपका दो कि भाई फार्मूला क्या आएगा। तो देखो, मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये इसका फार्मूला आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि केजी में मास फिजिक्स में पढ़ा जाता है, केमिस्ट्री वाले केजी में नहीं पढ़ते, ग्राम ग्राम चलता है। क्यों? क्योंकि मोल का फार्मूला ग्राम में है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो केमिस्ट्री मोस्टली ग्राम में चलती है, हमारा ये केजी में डिफिनीशन है। तो मास कभी केजी में दिया ही नहीं होता है। आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, 98 में मास ग्राम में चल रहा होगा केमिस्ट्री में। तो यार फार्मूला केजी में है, दिया ऑप्शन, दी इंफॉर्मेशन ग्राम में होगी, तो फार्मूला फंसेगा बार बार। तो मैं क्या करता हूं, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूं। तो जब आप मास ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में रखोगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट जब ग्राम में जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1000 का मल्टीप्लाई, ऐसे। तो ध्यान रखना, मास सॉल्वेंट का केजी में है तो कोई मल्टीप्लायर नहीं है। यदि सॉल्वेंट का मास ग्राम में रखोगे तो 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई लगेगा। तो मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 10 की पावर 3, मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और ये क्या है, मोललिटी है। अब बच्चों ने देखो यहां से थोड़ा सा हिलाना डुलाना चालू किया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हुआ कि यार मास ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिख सकते हो। तो मैंने कहा यार मास ऑफ सॉल्वेंट को लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूशन, W लिखता हूं, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, है कि नहीं, इंटू 10 की पावर 3। सॉल्यूशन को सॉल्यूट से माइनस कर दोगे तो सॉल्वेंट ही तो आया। अच्छा, ये कब यूज होगा, देखो जब मास परसेंटेज दिया होता है तब इसकी जरूरत पड़ती है। मास परसेंटेज गिवन है तो ये फार्मूला यूज हो जाएगा। क्यों? आपसे कहा 20% बाई मास, तो 20% बाई मास का मतलब सॉल्यूट का मास गिवन है,
सॉल्यूशन का मास गिवन है। तो भाई सॉल्यूशन का मास गिवन है, सॉल्यूट का मास गिवन है, तो नीचे हो गया। और सॉल्यूट का मास गिवन है तो सॉल्यूट के मोल भी निकल आए है। तो जब मास परसेंटेज गिवन हो तो ये चिपका दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब मास परसेंटेज गिवन होगा तो इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। वैसे तो मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है, मगर मान लो हम इतना विजुअलाइजेशन नहीं कर पाए तो भी हमारा क्वेश्चन 2 सेकंड में बन जाएगा। अच्छा, इस चीज को और कैसे लिख सकते हैं? देखो, हम इसको थोड़ा सा और घुमा लेते हैं। मोल ऑफ सॉल्यूट हमने ऐसे ही रखे, अब जरा देखिए, मास ऑफ सॉल्यूशन है तो हम लोग बढ़ते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वी। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वी। अब यहां पे जो बच्चों से जल्दी जल्दी गलती होती है, जिसको वो सिली मिस्टेक नाम देते हैं, वो क्या है? देखो, मास की यूनिट बताओ। यहां पर ये यूनिट क्या है? ग्राम, क्योंकि यहां 10⁻³ चल रहा है, तो इसका मतलब ग्राम यूनिट आनी चाहिए। तो वहां ग्राम यूनिट आने के लिए दो रास्ते हैं, जो डेंसिटी हो वो ग्राम पर ml हो या ग्राम पर लीटर हो, क्योंकि ग्राम आना है ना। पता चला डेंसिटी केजी में दे दी, तो खेल क्या होगा कि ये केजी ये ग्राम, माइनस कैसे हो रहा है तुम्हारा? फिजिक्स वाले बोलने लगेंगे कि क्या बवाल काट दिया आपने। तो जरा यहां पर फोकस रखना, क्वेश्चन को हमें फंसाना होगा, बच्चों को परेशान करना होगा। तो डेंसिटी हो सकता है हम केजी पर ml कर दें, और केजी पर ml कर दिया, बच्चा सीधा डेंसिटी मारेगा कि डेंसिटी दी है, मगर वो डेंसिटी ऐसी होनी चाहिए कि यूनिट ग्राम आए। तो मैं इस चीज को लिख दूंगा। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हो। मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह वो देखो उधर से उठाया है, लिख सकते हैं माइनस मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁻³। अब ये वाला फार्मूला जब यूज होगा तो यहां पर जरा देखना यूनिट ग्राम आनी चाहिए। तो या तो ये ऐसे हो ग्राम पर ml, और ये ml में हो, तो कट्टम काट खिलेगा, ग्राम आएगा, है कि नहीं? या तो फिर ये ऐसे हो ग्राम पर लीटर, और ये लीटर, कट्टम काट खिलेगा, ग्राम आएगा। तो ग्राम आना चाहिए, तो मैं यूनिट भी नीचे लिख दे रहा हूं कि जैसे गड़बड़ ना हो। अब ये वाला फार्मूला कहां यूज हो जाएगा, इसको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, ये यूज होगा तब जब क्वेश्चन में मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज गिवन हो और डेंसिटी गिवन हो। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, रख दिया। मास ऑफ सॉल्यूट है तो मोल ऑफ सॉल्यूट आ गए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट तो दिया ही है, तो तुरंत निकल आएगा एक ही केस में। और नहीं तो पढ़ के हम लोग इधर उधर करना तो जानते ही हैं। ये बात समझ पा रहे हो? उसी फार्मूले को हम थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं। यहां पे आप यूनिट एंड डायमेंशन की गलती कर सकते हो, तो इस बात को हमने ऐसे कर लिया। तो देखो, मोलरिटी क्या है? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल ऑफ सॉल्यूट है वो मोलरिटी है कि नहीं? फार्मूला वाइज क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ग्राम में चाहिए तो 10⁻³ है। मास ऑफ सॉल्वेंट को मैंने लिख लिया मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। फिर मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन को लिख लिया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में ये बात ध्यान रखना, कट के ग्राम आना चाहिए। तो डेंसिटी या तो ग्राम पर ml में हो, ठीक है, या ग्राम पर लीटर में हो। इतनी बात ठीक है? अच्छा, अब आप जिद कर रहे हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी? भाई हर एक की यूनिट होती है। तो आप देखो, ये क्या है? मोल, और ये क्या है? केजी। तो मोल पर केजी। तो यदि हम मोलरिटी की यूनिट की बात करें तो मोलरिटी की यूनिट बनेगी जाके मोल पर केजी, यूनिट ऑफ मोलरिटी। उसकी यूनिट क्या बनेगी? मोल पर केजी। तो उसकी यूनिट आती है मोल पर केजी। क्लियर है? अच्छा, अब मैं खेल थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। देखो बच्चों, मैंने आपसे कहा था ना कि मोल फ्रैक्शन अभी छूटा नहीं है। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन
एंड मोललिटी, इनमें रिलेशन लगाते हैं कि भाई इनमें रिलेशन क्या आएगा। देखना एक ही लाइन में खत्म कर रहा हूं, पकड़ना सब लोग। मोल फ्रैक्शन का रेशियो क्या होता है? मोल के रेशियो के बराबर। सही है, ये पीछे भी पढ़ाया है। ये हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट। वन क्या होता है? सॉल्यूट। यदि मैं इसको खोल दूं तो किसी बच्चे को बुरा थोड़ी लगेगा। मास ऑफ सॉल्वेंट, अब मॉलिक्यूलर वेट को ऊपर ले गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सही है कि नहीं भाई? मोल ऑफ सॉल्यूट को, मोल ऑफ सॉल्वेंट को खोल दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट वी लिखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ऊपर चला जाएगा। अब देखो ये ग्राम है, क्योंकि मोल का फार्मूला ग्राम में होता है, तो इसका मतलब ये ग्राम है, तो ये मोलरिटी नहीं बना क्योंकि ये ग्राम है। तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। कोई बुरा नहीं मानेगा। अब इस चीज को हम पढ़ते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 10 की पावर 3। तो ये क्या बन गया जाके, ये बन गया जाके मोललिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वो 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब 1000। ये रिलेशन है, और ये रिलेशन दो चैप्टर में यूज होगा, एक तो मोल कॉन्सेप्ट में, एक लिक्विड सोल्यूशन में। इसकी जरूरत हमें लिक्विड सोल्यूशन में भी पड़ेगी। तो देखो ये हमारा रिलेशन आ गया। अब आप समझ गए, यदि मोल फ्रैक्शन दिया है, मोलरिटी निकालनी है, चिपका देंगे। मान लो कोई फार्मूला भूल भी जाएगा तब भी कैसे किया जाता है बता दूंगा, पहले इसको कर लेते हैं। बात समझ के कैसे किया? अब इतने सारे चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक ये रिलेशन याद रखना चाहिए, और पीछे वाले जो हमने अभी कॉन्सेप्ट बताए, फार्मूले बताए, वो याद रखने चाहिए। अब आप इतना नोट करो, पीछे वाला नोट करोगे, अभी उसको पीछे करें, ये कर लो और वो कर लो। अब इनके क्वेश्चन कैसे आएंगे बताते हैं। देखो आप सभी बच्चों को काफी कुछ आता है क्योंकि ड्रॉपर हो। 2 4 10 20 25 बच्चे वैसे भी होंगे जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब उनको तो पढ़ा ही जा रहा है, मगर आपको बस इफिशियंसी बढ़ानी है अपनी, कि हाँ किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए हम सॉल्व कर पाए। उसके लिए हर तरह का कॉन्सेप्ट भी दिमाग में स्टोर होना चाहिए। मैंने बच्चों को बहुत बार बताया है कि आप यूट्यूब पे भी बहुत बार बताया, क्लासों में बहुत बार बताया कि एक रॉन्ग क्वेश्चन की कॉपी बनाओ। देखो वो टफ होगा, मगर वो आपकी इफिशियंसी बढ़ाएगा, नंबर बढ़ाएगा। आप जितने भी टेस्ट देते हो उसके एक रॉन्ग क्वेश्चन की कॉपी बना लो, पेपर में जो क्वेश्चन गलत हुए उन क्वेश्चन को लिखो, उनके सोल्यूशन को लिखो। यदि कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो इसका मतलब एक ही है, या तो वो हमें नहीं आता था या सिली मिस्टेक हुई। सिली मिस्टेक उस चीज में एक बार हुई है तो दोबारा भी हो सकती है। नहीं आता था इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट मिसिंग है। इसका मतलब पढ़ने के बाद भी वो कॉन्सेप्ट या तो आया नहीं या दिमाग में अभी बैठा नहीं है। तो वो जो कॉपी है वो इतनी शानदार कॉपी होगी, मेहनत लगेगी क्योंकि लिखना पड़ेगा। उस क्वेश्चनों को हमेशा रिवाइज करो, हर 5-10 दिन में रिवाइज करो। क्यों? क्योंकि वो कॉपी है जिसमें तुम्हें जीरो नॉलेज है, क्योंकि वो सारे वो क्वेश्चन है जो तुम्हें आते नहीं है, टेस्ट में नहीं आए ना, इसका वो जीरो नॉलेज पे चले गए ना। या फिर तुम वहां कंफ्यूज हो, या तुम्हें वो कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आते, या वो पॉइंट तुम्हारे दिमाग से हमेशा निकल जाता है। वो तुम्हारे नंबर बढ़ाएगा। अगली बार जब तुम उस चैप्टर का टेस्ट देने जाओगे तो वो सारी बातें तुम्हारे दिमाग में है, क्योंकि तुमने 4-5 बार उसको रिवाइज कर रखा है। तो तुम्हारा अब नॉलेज बढ़ गया, जो आता था वो तो आता ही है। ये हमारा गलत होता था, अब ये भी इसमें ऐड हो गया है, अब नॉलेज बढ़ गया, थोड़ा परफॉर्मेंस बढ़ेगा। और आप लोग पेपर तक जाते जाते 25 30 35 टेस्ट तो दे ही देते हो। तो आपको नंबर बढ़ाना आना चाहिए। भाई मैं कह रहा हूं कि पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, मगर अपने नंबर बढ़ाने का प्लान नहीं सीख रहे हैं कि यार हमें नंबर कैसे बढ़ाने हैं, हमें अपनी कमियां कैसे ढूंढनी है। आप भाई मोल कॉन्सेप्ट जितने बच्चे बैठे हो, 11th में पढ़ा, फिर 12th में पढ़ा, फिर कोचिंगों में पढ़ा, मतलब यदि कोई सेकंड ड्रॉपर है तो चौथी पांचवी बार पढ़ रहा है, फर्स्ट ड्रॉपर है तो दूसरी तीसरी बार पढ़ रहा है, पहली बार आया है तो भी वो एक बार पढ़ चुका है। 11th तो पास हुआ ही होगा ना,
तो इसका मतलब क्या है कि हमें चीजें पता हैं, हमें उसमें अच्छे से नॉलेज गेन करना है और फिर सारी चीजों को दिमाग में स्टोर भी रखना है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको लगातार करते रहनी है। अब कॉपी बनाना इतना टफ हो जाता है कि बच्चे कहते हैं यार कितने क्वेश्चन सर लिखें। बात सही है, फिर डॉक्टर भी तुम थोड़ी बनोगे, जो मेहनत करेगा वही बनेगा। ठीक है। हाँ, भाई यदि मैं सुबह आ रहा हूं 8 बजे और आके डेली पढ़ा रहा हूं, लेट भी नहीं हो रहा हूं, तो सिलेबस भी मेरा ही खत्म होगा ना, किसी दूसरे का थोड़ी होगा। तो मेहनत लगती है। आज कल मेरे पास फोन आया, मैंने कह रखा है कि मैं सुबह से लेके शाम तक फ्री हूं, कोई ना आए, कोई भी दिक्कत हो तुम मेरी क्लास लगा दो, बस मुझे फोन जरूर कर देना। अचानक मत बताना, क्योंकि मैं उसी हिसाब से फिर सोता हूँ, उसी हिसाब से फिर उठता हूँ। तो मुझे बस एक बार बता देना। तो उन्होंने बताया कि सर कल आपकी सुबह लगा दें। हमने कहा बिल्कुल लगा दो, हम तुम्हें मिलेंगे। तो हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि भाई इनको टाइम पे चीजें खत्म करके देना, क्योंकि ये रोबोट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है कि आपने इनपुट डाल दिया वो पूरी जिंदगी वो याद रखेगा। इनपुट डालेंगे, ये भूलेंगे, फिर वो रिकॉल करेंगे। ठीक है। और वो एक बड़ा टाइम लेता है, बच्चे को पढ़ाया जाएगा, उसमें से कई चीजें भूलेगा, वो पेपर देगा, नंबर नहीं आएंगे, फिर वो अपने को एनालाइज करेगा, गलती कहाँ हुई, फिर उन चीजों को रिवाइज करेगा। तो और कई बार पेपर देगा, कई बार भूलेगा, तब जाके वो 700 नंबर तक पहुंचेगा। तो इसके लिए टाइम तो चाहिए। पता चला कि सिलेबस तब खत्म हुआ जब पेपर है, तो 1 महीने में कितना इंप्रूव करेगा अपने को, कितना इंप्रूव करेगा? इंसानी है। अच्छा, अब देखो इन पर मैं क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? अब आप करोगे, कोई भी क्वेश्चन हो कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा। आपका काम बस सारे कॉन्सेप्ट को याद रखना है अच्छे से, कॉन्सेप्ट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब देखो, मैंने कहा यार मोल फ्रैक्शन जो पेपर में ज्यादा आया है वो पूछता हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH is 0.2. Calculate molality of solution। और आराम से मस्ती से पढ़ते पढ़ते सब खत्म हो जाएगा। तो मैं सीरियस हूं, मेरा काम है जो काम मेरे हाथ में आए उसको हाई इफिशियंसी के साथ करो, क्योंकि उसका आउटपुट आना चाहिए। हाँ, यदि कभी इक्वस सोल्यूशन ना लिखा जाए तो हमेशा इक्वस सोल्यूशन मान के चलना है, ठीक है? इक्वस सोल्यूशन है। अब देखो मोल फ्रैक्शन दिया है, एक तो सीधा सा फंडा है कि भाई मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है, फार्मूला बता रखा है, चिपका दो। तो एक तो रास्ता ये है, देखो NaOH का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.2। तो क्या मैंने बताया कि एक का मोल फ्रैक्शन दिया है तो दूसरे का अपने आप पता है? तो जैसे ही तुमने NaOH का मोल फ्रैक्शन देखा तो तुम्हारे अंदर बत्ती जलनी चाहिए, अच्छा इसका मतलब वाटर का भी दिया है, इसका मतलब वाटर का भी दिया है। और जैसे ही दोनों मोल फ्रैक्शन हाथ लग गए, तो एक तो रास्ता ये है कि हम ज्यादा दिमाग ना लगाएं, फार्मूला चिपका दें। देखो मान लो भाई इंसान की प्रजाति में पाए जाते हैं, भूल गए फार्मूला आर्मूला है तो क्या? तो देखो इसका मोल फ्रैक्शन 0.2, इसका मोल फ्रैक्शन 0.8 m, वाटर 18 और 1000, तो कट्टम काट खेल लिया 4। तो ये आ गया 1000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 18, तो ये आ गया 250 डिवाइडेड बाई 18, ये आ गया 125 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आ गया 9 एक कम 9, 3 9 पना 35 तो होता नहीं है, 13 होता है, 13.8। ये लो। अब मान लो कोई बच्चा फार्मूला भूल गया है, तो वो कैसे पकड़ेगा क्वेश्चन को? मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, सुनना, मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, देखना। आपको फार्मूला नहीं आता तब भी आपका क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि मैं उसका भी कॉन्सेप्ट दे के आया हूं। मैंने कहा यदि किसी का मोल फ्रैक्शन पता है, इसका मतलब दूसरे का मोल पता है, दूसरे का मोल फ्रैक्शन पता है।
अच्छा, दोनों के मोल फ्रैक्शन पता है, इसका मतलब दोनों के मोल भी पता है, ये भी बताया था ना। अब जब दोनों के मोल पता है तो मोलरिटी नहीं बना पाओगे भाई। देखिए दोनों के मोल कितने हैं, इसका रेशियो कितना आ रहा है। अब मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं, दूसरा मेथड इस ब्रैकेट के अंदर है कि भाई मान लो कोई बच्चा फोल गया फार्मूला, तो इसका मतलब थोड़ी कि वो सिलेक्शन नहीं लेगा, ठीक है। जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो वही मोल का रेशियो। इसका मतलब NaOH के मोल कितने, NaOH के मोल कितने, एक। वाटर के मोल कितने, 4। ठीक, अब फार्मूला चिपकाओ, मोलरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट 1, मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल को मास कैसे बनाते हैं, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके। अब जरा सॉल्व करो, चेक करो, वही आएगा। तो कॉन्सेप्ट बिना फार्मूले वाला भी बता रखा है कि यदि किसी का मोल फ्रैक्शन पता है, इसका मतलब दूसरे का मोल फ्रैक्शन पता है, इसका मतलब दोनों के मोल पता है। अब जब दोनों के मोल पता है तो फार्मूला क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट पता है, डाल दिया। मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल पता है तो मास बना ही लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना है, बस हो गया क्वेश्चन। जरूरी थोड़ी फार्मूला याद रखा जाए है। यदि आपको मोल फ्रैक्शन के दोनों कॉन्सेप्ट याद है कि हाँ सर ने ये बताया है कि यदि किसी का मोल फ्रैक्शन पता है, इसका मतलब दूसरे का भी मोल फ्रैक्शन पता है, इसका मतलब दोनों के मोल भी पता है, तो सब कुछ पता है तो फिर छपका ही देंगे। मगर ये चीज तुम्हारे दिमाग में अब सेट होनी चाहिए कि हाँ यार किसी का मोल फ्रैक्शन पता है ना, इसका मतलब दूसरे का भी मोल फ्रैक्शन पता है, इसका मतलब दोनों के मोल भी पता है। तो वो एनालाइज आप उसको करके रखो, कर लोगे। तो यार हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को निपटा दिया, ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन आता भी है। अब जरा देखिए मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी। तो मोलरिटी तो हमने ये बताई कि हाँ भाई मोलरिटी कैसे निकालोगे, किस तरह से करोगे। अब वो मोलरिटी को ऊपर नीचे करके घुमा सकता है, जैसे ये क्वेश्चन देखो। अब जब क्वेश्चन लिखा जाएगा तो इतनी अप्रोच लगा नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सारी बातें याद नहीं होंगी, है ना। तो जरा देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा और आंसर बताना है। 20% वेट बाय वॉल्यूम इक्वल्स solution of NaOH, ठीक है। 20% वेट बाय वॉल्यूम इक्वल सोल्यूशन ऑफ NaOH प्रेजेंट इन कंटेनर, डेंसिटी ऑफ aqueous solution is 1.2 gram per ml. Calculate molality of solution. अब जरा देखो ये है, अब हमें मोलरिटी निकालनी है। अब यहां पर बड़ा बवाल है कि पूछा कुछ जा रहा दिया कुछ है, तो लग रहा है यार कैसे करें। तो पहले तो हम फार्मूला चिपका दें फिर हम आगे बढ़ेंगे। मान लो किसी को फार्मूला नहीं आता है तो कैसे करेगा, और फार्मूला आता है तो कैसे करेगा। आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है, आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, इसको पढ़ोगे तो क्या होगा, 20 ग्राम सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूट का मास दिया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी। तो हमें तीसरा वाला फार्मूला याद आ रहा है, मोल ऑफ सॉल्यूट मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁻³ मान लो मक्कारी बस हम फार्मूला याद नहीं कर पाए, है कि नहीं, इंसान है। तो यदि इंसान की प्रजाति जग जाए कि नहीं यार हमको सर फार्मूला याद नहीं हुआ, तो पहले तो कोशिश करो याद रखो। क्यों, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में फास्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन फास्ट करना है। क्योंकि तुम जो टाइम बचाओगे वो कहीं ना कहीं आपके नंबर बढ़ाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे जिनकी कैलकुलेशन टफ होगी, जिनकी लैंग्वेज टफ होगी, जिनमें हमें टाइम देना ही होगा, तो वो टाइम बचेगा कहीं से तभी देंगे। तो पहला राउंड तो ये है कि हमें फार्मूले अच्छे से रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई, 20 डिवाइडेड बाई 40। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ पा रहे हो ये 100 कहां से आ रहा है, इसको पढ़ना सीख गए हो ना। 20 ग्राम ये
100 ml ये। अब देखो यूनिट अपने आप कट रही है, ये ml है, ये ग्राम पर ml है, तो ग्राम ही आएगा, ठीक है। -20 इंटू 10⁻³ अब कट्टम काट कर लो, 0.5 इंटू 10⁻³ है ना, और ये 120 - 20 100, तो ये आ गया 5, ठीक है। मान लो कोई फार्मूला भूल जाए तो कोई बात नहीं यार, मैं बेसिक भी बता के पूरा रखा हूं, मैंने पूरा बेसिक भी बता रखा है, आप चेक करो, देखो पढ़ो। हमारा फार्मूला बेसिक वाला हमें याद है, मान लो हमें कुछ नहीं आता है, हमें मगर बेसिक फार्मूला तो याद ही होगा ना यार, हमें ये तो याद होगा ना कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन 10⁻³ है कि नहीं। अब इसको निकालना है, कोई बात नहीं, सॉल्यूट कितना है 20, चलो यार इसको चिपकाते हैं, ये आ गया मोल। अब सॉल्वेंट के बारे में हमें नहीं पता है, तो हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये मेथड नंबर 2 है। देखो 100 ml सोल्यूशन है, क्यों, मुझे इसको पढ़ना आता है, 20 ग्राम सॉल्यूट 100 ml सोल्यूशन, सोल्यूशन 100 ml है, और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन भी हमें दी हुई है, वो कितनी दी हुई है 1.2 ग्राम पर ml, तो इसका मतलब मास ऑफ सोल्यूशन निकल आएगा, मास ऑफ सोल्यूशन दोनों का मल्टीप्लाई, मैंने बताया है कि डेंसिटी का काम क्या है, कन्वर्जन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है तो कन्वर्जन करके मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लिया। आप ना याद रखो फार्मूले, हम मना कर कहां कर रहे हैं, मास ऑफ सोल्यूशन मिल गया तो अपने आप खेल हो गया, मास ऑफ सोल्यूशन आ गया, मास ऑफ सोल्यूट दिया है तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो आ ही जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट, रख दो, सॉल्व कर लो, खत्म हो गया, हमने फार्मूला वही वाला लगाया, बेसिक वाला लगाया है। तो आप बेसिक फंडे से भी कर सकते हो, बेसिक फंडे में भी सारी बातें बता रखी हैं, तो कोई क्वेश्चन करने के 2 रूल नहीं होते हैं, कभी कभी बुकों में ये चिपका देते, कभी कभी ऐसे चले आते हैं, तो ये बेसिक फंडे से हो गया कि भाई हमारा फार्मूला ये था, मैंने इसको पढ़ा कि यार हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो मैंने कहा मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो हमें दिया ही है, सॉल्यूट 20, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100, सॉल्यूशन की डेंसिटी भी है, इसका मतलब सॉल्यूशन का मास आ गया, सॉल्यूशन के मास से सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे, सॉल्वेंट का मास आ गया, बस क्वेश्चन हो गया। फिर ये देखो यही किया, क्यों, क्योंकि मुझे पढ़ना आता था कि हाँ इस चीज को कैसे पढ़ते हैं, और हमें दिमाग में ये सेट था कि नहीं यार डेंसिटी कन्वर्जन का काम करती है, कर लोगे। अच्छा जब आप कर लोगे तो आगे आ जाते हैं, और अब बात किसकी करेंगे, मोलरिटी की। अब मोलरिटी क्या होती है जरा इसको चेक करो, तो यार एक डिफिनीशन छोड़ के सारी डिफिनीशन सॉल्यूशन में, ये वाली, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल आप सॉल्यूट है उसको मोलरिटी कहते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल आप सॉल्यूट है उसे मोलरिटी कहते हैं। डिफिनीशन में कुछ है ही नहीं, छोटा छोटा याद रखो, बड़ा कुछ होता ही नहीं है। एक भी क्वेश्चन मैंने किसी बड़े कॉन्सेप्ट से लगाया हूं, क्योंकि मेरे को कभी बड़ा कॉन्सेप्ट बुकों में मिला ही नहीं, होता ही नहीं है, छोटे छोटे कई कॉन्सेप्ट चिपकते हैं तो क्वेश्चन बनता है। तो जितनी छोटी बातें अच्छे से दिमाग में सेट करोगे अपने आप क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें भी देखो जो पीछे क्वेश्चन किया उसमें भी कई छोटी बातें लगी, एक तो डायरेक्ट फार्मूला जिसको आता है उसने वो चिपकाया, नहीं आता है तो पहले पढ़ना, देखो पहले इस चीज को पढ़ना, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट कि डेंसिटी का यूज, कि यार ये कन्वर्जन के काम में आती है। तीसरा कॉन्सेप्ट बेसिक फार्मूला, भाई ये भी तो याद होना चाहिए, मान लो किसी को ये भी याद नहीं है तो फिर सब कुछ पता है फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। 3-4 चीजें लग गई तो एक क्वेश्चन तैयार हो गया, बस यही होना है हर बार। अब बात करते हैं मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या है, देखो मैं एक लाइन से पूरा कंसंट्रेशन रिवाइज करा दे रहा हूं 2 से 3 मिनट में। 100 ग्राम सोल्यूशन में जितना सोल्यूट होता है मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, 1 मिलियन ग्राम सोल्यूशन में जितना सोल्यूट होता है पीपीएम, 1 बिलियन ग्राम सोल्यूशन में जितना सोल्यूट होता है पीपीबी,
एक मोल सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल होते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक मोल सॉल्यूशन में जितने सॉल्वेंट के मोल होते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। एक किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल होते हैं, मोललिटी। एक एक लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल होते हैं, मोलरिटी। छोटी छोटी तो डिफिनीशन है, एक एक में ही खेल रहे हैं। एक लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल होते हैं उसको मोलरिटी कहते हैं। अब साइंस में इसको सजाना है बस, तो बस लैंग्वेज चिपका दी, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल पड़े हैं वो क्या है, मोलरिटी है। सिंपल सी बात है। यदि टफ होता तो यार सर्वेश दीक्षित को क्यों आता भाई, फिर मुझे ही क्यों आता है? मैं भी तो तुम्हारी तरह हूं, तुम्हारे से भी गए गुजरा हूं, तो मुझे कैसे आता? इसका मतलब इजी है। हाँ 20 साल से रट्टा मारा वो तो मान लो अलग बात है ही है, मगर इजी भी है इसका मतलब, क्योंकि साइंस साल पे डिपेंड नहीं करती। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जो 1 साल का ही नॉलेज रखता हो मगर मेरे से भी अच्छा हो एक्सप्लेन करने में, समझाने में और तैयारी में, क्योंकि साइंस है। हाँ, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर। अब देखो यहां पर थोड़ा सा यूनिट एंड कन्वर्जन भी बता देता हूं, कभी कभी यहीं पे परेशान करते रहते हैं। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, इतना बहुत है। तो देखो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का। वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का। तो भाई इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। फार्मूला है मोल ऑफ सॉल्यूट, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रखोगे, लीटर में। यूनिट एंड डायमेंशन पकड़ के रखना, फार्मूला तो आपको याद ही है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब मान लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में होगा तो ये फार्मूला अपने को कैसे चेंज करेगा, देखो मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10 की पावर 3। यदि ml में है तो ये आपको ज्यादातर यही वाला याद रखना पड़ेगा, क्यों, ज्यादातर वॉल्यूम ml में ही मिलता है हमें। ये बात सही है। अरे भाई इधर भी देख लो, सारा उधर ही देखोगे यार। भाई तुम पास में बैठो यार इनके, नहीं तो ये इधर से उधर तक नजर फेंकते हैं, सारी एनर्जी इनकी बर्बाद हो जाती है। ठीक है, आओ यार तुम लोग इधर आओ लोडो। कौन है, मतलब तुम्हारा दोस्त? ये लोग फर्जी में हंसते हैं, हम तो कह रहे हैं तुम्हारा दोस्त कौन है, बताओ उसको यहीं पे ढलवाए ना तुम्हारे पकड़ है। आओ भाई तुम लोग आ जाओ यार, पीछे वालों है। एक तरफा दोस्त तो नहीं है क्यों, एक तरफा दोस्त तो नहीं है कि पता चला बस इन्हीं की तरफ से दोस्ती है। हाँ। कोई बात नहीं भाई, पास आ जाओ, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे, सारी फ्रीक्वेंसी उधर ही फेंक देंगे तो इधर क्या है। चलिए कोई नहीं, सारे काम करने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक बच्चे को। नीट का सिलेक्शन भी कराए, दोस्ती यारी भी करे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बनाए, पैसे भी कमाए, सुबह जल्दी उठे भी। अत्याचार हो रहा होगा ना तुम्हारे ऊपर तो। एक बार पापा को बता दो जाके कि भाई अत्याचार बहुत हो रहा है। इलू टीलू तो ऑनलाइन का शब्द है, ऑफलाइन में यूज नहीं करता, सामने बच्चे रहते हैं। हाँ, तो जाओ बेटा घर में जाके पापा को बताओ कि पापा भाई इसमें से कुछ काम तुम कर लो। अरे सारे काम हम ही करेंगे यार, अत्याचार।
तब पापा कहेंगे सही है यार, लड़का सही बात है। चलो। अच्छा, अब पहले अंतर था, जैसे मैं बता दूं ना कि ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, हमें इनसे समझ में नहीं आता है, तो मेरे पापा तो वहीं भर्ती करा देंगे, किसका मतलब ये इसको मारते होंगे इसीलिए कह रहा है, मुझे तो वहीं करा देंगे कि तुम बेटा यहीं रहो। हमको एक मैथ पढ़ाते थे, बहुत अच्छे टीचर थे कानपुर के। वो कोई भी क्वेश्चन, खड़े होंगे, खट खट खट, खत्म। पढ़ाते भी बहुत है, समझ में भी सब आएगा, मगर मारते बहुत थे, दौड़ा दौड़ा के मारते थे। मतलब जैसे अब कोई हम वो घुसे, हम लोग मान लो बदमाशी कर रहे, पकड़ के बॉल पकड़ के ऐसे ऐसे हिला, सर से उधर गया, एक को इधर गया। बहुत भीड़ लगती थी उनके यहाँ पढ़ने में। तो मैं पहली बार गया, मैं भी छोटा था, पतला दुबला था, और भाई वो आए और एक लड़के को पकड़ लिया, ऐसे हिलाया, दिया धाए से। और उस समय ऐसा नहीं होता था कि छोटा मोटा मार, धड़ाधड़ चलता था पूरी ताकत से। हाँ, तो कानपुर में क्या होता था कि मार का नो रोल, जितना मानो मार लो, लौंडे को कोई दिक्कत नहीं है। तो यार मैंने देखा, मैंने कहा यार किसी दिन भी फंस गया ना तो ये बहु मारेंगे, ये बहु मारेंगे यार। तो मैंने धीरे से बोला, मैंने कहा बहुत जो है ना, एक तो बच्चे वहां ज्यादा है और थोड़ा हम समझ कम पाते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, कोई बात नहीं, तुम वहीं रहो, ठीक है, कम समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, तुम परेशान ना हो, तुम वहीं बैठो। और अब भाई उनको जानते थे, अब मैं वहीं बैठता था, अब मैं सिर्फ डर के मारे कि यार किसी दिन इसके चक्कर में आया तो निपट जाऊंगा, मैं डेली काम करके ले जाता था। एक बार मुझे याद है, कैलकुलस के 3 क्वेश्चन थे, अगले दिन टेस्ट था, और वो 3 क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे। ठीक है, तो मैंने कहा यार कैसे करें, तो मैं उन 3 क्वेश्चन को रट्टा मार के गया था, मतलब 4-5 बार रट लिए और 2-4 बार उसको कॉपी में सॉल्व कर लिया, आ गया डिट्टो चिपका दिया कॉमा अमा के साथ, मतलब मगर फिर भी रट के गया था। तो मार का भी एक रूल होता है, मतलब अच्छा लगता है, उससे थोड़ी पढ़ाई ज्यादा हो जाती है। नहीं तो यार मान लो मैं क्यों रट के जाता। तो मुझे पता चला बाद में, मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार वो एक अच्छी चीज है, इतनी बुरी भी नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या, मार खाने से एक और आराम रहता था, कभी हमें डिमोटिवेशन, ईगो, इज्जत, ये सब नहीं पता चली। क्यों, सुबह से शाम तक कोई ना कोई तो मार ही देता था। मान लो घर में बच गए तो कोचिंग में मारे गए, कोचिंग में बच गए तो बड़े भाई साहब के दोस्त दोस्त हैं, उन्होंने कहीं देख लिया तो वो डांट रहे हैं। अब जैसे क्या है, जिस रास्ते में स्कूल था उस रास्ते में मूवी हाउस भी था, जिसमें टाकीज जिसको बोलते हैं ना, फिल्म जहां लगती है, हाँ थिएटर बोल लो। तो कानपुर में बहुत है, 40-50 है, तो हर गली कूचे में रहते ही है। तो हम लोग जैसे स्कूल से आते थे तो उस समय डिश या नेट ये सब तो था नहीं, तो मूवी आती नहीं थी कहीं, वो टेलीविजन पे 1-2 आता था, 1-2 डीडी वाले चैनल, ठीक है। तो उसमें मूवी वूवी बहुत पुराने जमाने के देते थे, एक तो हम पुराने जमाने के उससे भी पीछे गए। तो हम लोग पोस्टर वोस्टर देखने के लिए कभी कभी साइकिल घुमा देते थे कि यार चलो जरा देखे कौन सी पिक्चर आई है। तो हम लोग घुमा के जैसे ही पहुंचे तो पता चला वहां एक एंट्री गेट होता है, फिर हॉल होता है बड़ा सा। तो वहां जैसे ही हम लोग खड़े हुए तो वैसे ही देखा भाई साहब के दोस्त वहां खड़े, कहते इधर आओ तुम, अरे मैंने कहा लपेट दिए, इधर आओ क्या कर रहे हो। तो हमने कहा कुछ नहीं कर रहे, ये लोग पकड़ ले आए हैं कि घर जा रहे थे, तो इन लोगों ने पकड़ लिया कि यार चलो पोस्टर देख लेते, तो मैं आ गया और मेरा कोई रोल नहीं है। भाई पहले तो खूब डांटा, साला तुम्हें बहुत मारूंगा ये वो, हमने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, कोई मारने की बात पे कोई मना नहीं करता था, तुम भी मार लो तुम भी मार लो, कोई टेंशन नहीं है, हाँ कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, तो डांट डांट खा के निकल गए। तो हम लोगों को कभी पता ही नहीं चला कि इज्जत नाम की चीज हमारे पास है भी, क्योंकि जिसको देखो वो डांट रहा है, जिसको देखो वो मार रहा है, तो हम लोगों को कभी इज्जत आई नहीं। जैसे आपके बच्चों में इज्जत है कि अच्छा इन्होंने हमें डांटा, इन्होंने मारा, हम लोगों में ये नाम की चीज नहीं पाई जाती थी, क्योंकि कोई ना कोई तो मार ही देता था। हाँ, ये 9, 10 से 12 की कहानी बता रहा हूँ। तो अब बहुत होती है, अब जब इज्जत आती है तो डिमोटिवेशन भी आता है कि हाँ यार खराब लगता है। तो हम लोग को खराब नाम कुछ नहीं लगता था, बस हाँ ये लगता था कि यार ये काम पढ़ना जरूरी है, ये तो समझ में आता था क्योंकि घर वाले भी बताते थे और सब लोग बताते थे। कुछ काम मन से कर लेते थे, कुछ काम डर की वजह से कर लेते थे, जैसे बहुत सारी पढ़ाई तो डर की वजह से कर लेते थे, ठीक है।
हमारे जैसे केमिस्ट्री वाले सर थे, पढ़ाते अच्छे थे, मगर वो बहुत लंबे और बहुत मोटे थे। ये हैवी हाइट थी 6 फुट की, और भाई वो ऐसे पकड़ते थे, ये पाँव में पाँव रखेंगे हल्का सा, और यूं गद फ्लैट, उनका काम ये होता था बस ऐसे। और ये हैवी पर्सनालिटी है, मतलब पूरी बुलेट में अकेले वही आ पाते थे, इतने तो चौड़े थे वो। अब स्कूल में पेपर होते थे, तो पेपर था, तो वो बन के आते थे, स्कॉट बन के नहीं आते जो चेक करते हैं किसी के पास पर्ची अर्ची तो नहीं है। तो पेपर देखो किसका था, मैथ्स का। मैं कर रहा था, तो जैसे ही मैंने उनको देखा, मैंने कहा एक बार चेक कर लो। तो मैंने देखा कि मेरे पास एक पर्ची पड़ी है वो पर्ची मैथ्स की नहीं थी, वो थी केमिस्ट्री की, मगर उससे पहले तो केमिस्ट्री पेपर था ना तो मैंने लिखने रटने के लिए बनाई थी। अब मैंने कहा भाई ये मिल गया ना, तो एक तो ये केमिस्ट्री के, तो ये डेली क्लास में मिलते भी है, पूछते भी है, और इन्होंने पकड़ लिया, तो उनका रूल तो हमें पता था, पाँव में पाँव रख के ढाए घूम। तो जैसे ही मेरे पास आए, तो मैंने कहा सर मैं इसके, अच्छा आता है, हमने कहा हाँ आता है, कुछ है तो नहीं, नहीं, हमने कहा नहीं है, कहते ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, कुछ क्वेश्चन वोश्चन बता देता था, तो कहते ठीक है। तो उन्होंने मुझे चेक नहीं किया, कहते ठीक है अच्छा बैठ जाओ यार, क्योंकि छोटे मोटे दुबले पतले थे, तो उनको ऐसे ही मरगिल्ला टाइप का है क्या लाएगा डर की वजह से, तो उन्होंने मुझे नहीं चेक किया। मगर वो चेक करते थे तो उनका रूल होता था, टक टक बस फ्लैट। ऐसे ऐसे लोगों से तो मार खा के हम लोग पढ़ाई किए, तो हम लोगों को ज्यादा ईगो ईगो नहीं आता था। और बाकी बातें रही, तो कुछ पता ही नहीं था, साइकिल से उठाए, यहाँ से गए वहां आए, वहां से गए यहाँ आए। और यदि थोड़ा भी गड़बड़ करने की कोशिश की, तो कोई ना कोई मिल ही जाता था। आजकल मोहल्ले वाले ध्यान नहीं देते, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, है ना। उस जमाने में वो भी ध्यान देते थे। तो कहीं मोहल्ले वाले टकरा रहे हैं, कहीं भाई के दोस्त टकरा रहे हैं, और टीचर टकरा रहे हैं, स्कूल वाले टकरा रहे हैं, तो कोई जीने नहीं देता था। तो बिगड़ने का मौका कम मिल पाता था। जब बिगड़ने का मौका कम मिलता था, जब घर और कोचिंग की डिस्टेंस कम से कम 10 किलोमीटर के बाहर की हो, जैसे काकादेव पहुंचते थे, तब बिगड़ने का मौका मिलता था। यदि उस रेडियस के अंदर है, तो फिर नहीं मिल पाता था। तो कोई बात नहीं, आप फ्रीक्वेंसी मैच कराओ, तब तक हम लोग इसको पढ़ाते हैं, है कि नहीं। हाँ, हर चीज के देखो फायदे हैं, नुकसान है। अब आप नेट से बिगड़ते भी हो, नेट से बनते भी हो। हम लोगों को जैसे यही बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि यार पढ़े कैसे, या टीचर का नहीं समझ में आया, तो फिर कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, बुक है, और कोई रास्ता नहीं। आपको तो इस समय नहीं समझ में आ रहा, यूट्यूब पे कूद जाओ, कोई ना कोई तो समझा ही देगा, इतने टीचर है, इतने वीडियो है। तो पढ़ने के लिए बहुत है। हाँ, नुकसान भी है, यूट्यूब पे कूद गए तो पता नहीं किस सागर में चले गए, है कि नहीं, एजुकेशनल सागर छोड़ के किसी दूसरे सागर में पहुंच गए। तो ये है। अब जरा देखो, देखो यार, तो 1 लीटर सोल्यूशन में जितने मोल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। हमने क्या लिखा, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अच्छा, लीटर में नहीं मिलेगा तो इसको एमएल बना लेंगे, और 10⁻³ अब जरा गौर से समझिए, मान लो किसी ने हमें वॉल्यूम ना दिया, तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिएगा। मोल ऑफ सोल्यूट को तो ऐसे ही रखा। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की जगह यदि हम ऐसा लिखेंगे, तो कोई बच्चा बुरा थोड़ी मानेगा। देखिए, ये हमारा मास ऑफ सोल्यूशन हुआ, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आएगा, क्योंकि D इक्वल टू होता है M/V, तो V इक्वल टू M/D। सोल्यूशन का वॉल्यूम है, तो सोल्यूशन का मास, और डेंसिटी भी किसकी, सोल्यूशन की। तो मास ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कूद के ऊपर आ जाएगा, तो ये आ गया डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻³ अब यहां पर जो सबसे बड़ी चीज है, जिसको बच्चे गलत कर सकते हैं, भूल सकते हैं, तो जरा देखो, ये चाहिए हमें ml में, तो इसका मतलब इसकी यूनिट होनी चाहिए ग्राम, इसकी यूनिट होनी चाहिए ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कटेगा, और ये ml में आएगा वॉल्यूम, क्योंकि ये ml वाला फार्मूला है। तो हमें देखना पड़ेगा कि डेंसिटी किस फॉर्म में दी है। अब कौन सा कहां लगेगा, जरा देखो, यदि आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया है, तो ये वाला चिपकेगा। क्यों, मास एब्सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास एब्सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, चिपका दिया। अब ये वाला कब लगेगा,
जब आपको, और ये वाला फार्मूले के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपर में आया है नीट में, कम से कम 3 बार, कम से कम 3 बार ये क्वेश्चन आया, इस पर 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। देखो, मास परसेंटेज और वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हो। देखो, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, तो अब ये वाला फार्मूला लग जाएगा। और ये क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन 3 से 4 बार आया है। 2-3 क्वेश्चन के नाम लेते हैं तो आप अपने आप कहते हो कि हाँ यार ये क्वेश्चन हर जगह दिखता है। ऐसा 98% डेंसिटी ऑफ 98% H2SO4 solution is 1.25 ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है, डेंसिटी ऑफ 63% HNO बाई मास HNO3 solution is 1.50 ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ HNO3 solution। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं नीट के, और दोनों ही एक ही कॉन्सेप्ट के, एक एनसीईआरटी का है और एक पुराने जमाने में 1 नंबर में आईआईटी स्क्रीनिंग में आया है। 2000 से पहले वहां स्क्रीनिंग का पेपर चलता, पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता था, तो उसमें 1-1 नंबर, आधे-आधे नंबर के क्वेश्चन आते थे सब्जेक्टिव। 2000 से पहले आईआईटी सब्जेक्टिव होता था, तो वहां पे 1-1 नंबर के भी छोटे छोटे क्वेश्चन आते थे। तो ये 98% वाला वहां से उठाया गया है, नीट में भी आ चुका है, हर जगह आ चुका है कि डेंसिटी ऑफ 98% H2SO4 सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोलरिटी। और HNO3 वाला एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है कि डेंसिटी ऑफ 63% बाई मास HNO3 सॉल्यूशन इज 1.50 ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह का क्वेश्चन नीट में 4-6 बार, मतलब 3-4 बार पूछा जा चुका है इस कॉन्सेप्ट पर। तो कब कहां क्या लगेगा बताता जाऊंगा, और कर भी देंगे हम लोग। नहीं भी याद है तो कोई टेंशन नहीं है, आपको ये पढ़ना आता है तो अपने आप हो जाएगा। मान लो ये नहीं भी याद है तो डायरेक्ट चिपका सकते हो। अच्छा, अब बात करते हैं इसके यूनिट की, कि यार इसकी यूनिट क्या होगी। तो देखो, यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या होगी, यूनिट क्या होगी, इसको क्या है मोल, और ये क्या है लीटर, तो मोल पर लीटर, ये इसकी यूनिट आ गई, ये इसकी क्या आ गई, यूनिट आ गई। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं। 20% मास बाय वॉल्यूम, हाँ करो। अब इस क्वेश्चन करो, एक्चुअल में मुझे याद था कि मोलरिटी पढ़ानी है, तो उसके बाद के मैंने क्वेश्चन डाले थे। यहां आया तो ध्यान आया कि मास परसेंटेज तक पढ़ाया है, इसीलिए अब देखो, मास ऑफ सॉल्यूट 20, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम लिखा है। ठीक है कि नहीं, बस डायरेक्ट फार्मूले में डाल दो। आंसर बताओ सब लोग, 20 डिवाइडेड बाई NaOH 40, 100 इंटू 10 की पावर 3, तो 0.5 इंटू 10, 5 आ गया। कोई है, नन है। क्लियर है ना, डायरेक्ट किया है। इस मतलब पढ़ तो पा रहे हो ना, कि पता चला हम ही पढ़ के निकल लिए। सब लोग समझ पा रहे हो ना ये कर क्या रहा हूं, 20 ग्राम सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन, सब कुछ दिया, फार्मूला चिपका दिया। अच्छा, तुम जिद करते हो, मानते नहीं हो, ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट अभी नहीं बताया है। चलो वो वाला क्वेश्चन किधर है, टाइम का क्या करोगे यार, इसको करो। वही क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या है, डेंसिटी ऑफ 60% बाई मास ऑफ एस्टिक एसिड सॉल्यूशन इज 1.0 ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब ये क्वेश्चन करना, इस पैटर्न का क्वेश्चन पेपर में 3 से 4 बार आ चुका है, बता दिया है। अब जरा देखो करना क्या है, एक रास्ता ये कि फार्मूला चिपका दो। देखो, मोल ऑफ सॉल्यूट, एस्टिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, सॉल्यूट कितना है 60, सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, बाई मास लिखा है, सॉल्यूट 60, सॉल्यूशन 100, तो मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन,
इंटू 10 की पावर 3, कट्टम काट खेल लो, 10 आ रहा है। नहीं, एक तो मैंने डायरेक्ट फार्मूले से चिपका दिया, सही है, समझ तो पा रहे हो ना यार। अच्छा, अब मान लो किसी को फार्मूला याद ही नहीं है, उसको सिर्फ बेसिक फार्मूला याद है ये वाला कि भाई मोल ऑफ सॉल्यूट होता है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है इंटू 10 की पावर 3 होता है, ये ml में। तो किसी को ये याद है, कोई दिक्कत नहीं। मोल ऑफ सॉल्यूट तो मास ऑफ सॉल्यूट तो दिया है, तो ये मोल ऑफ सॉल्यूट तो हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जुगाड़ना है तो वो ऐसे पढ़ देगा, मास ऑफ सॉल्यूट 60, मास ऑफ सॉल्यूशन 100। तो भाई मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है 100, क्लियर। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है 1.0 ग्राम पर ml। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आया, डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 100 ग्राम। ये क्या कर दिया मैंने, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने को निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया, मास अपॉन डेंसिटी इतने ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां रख दो तो भी आ गया। देखो, तो यदि आपको बेसिक पता है तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नई फार्मूला किसी को याद है, कोई बात नहीं, बात समझ पाए। और ये बात मैं कम से कम 10 बार बता चुका हूं कि भाई डेंसिटी कन्वर्जन का काम करती है। मास ऑफ सॉल्यूशन तुम पढ़ते ही बता दोगे कि भाई सॉल्यूट 60 है और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है 100, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल आएगा, चिपका देंगे। तो जरूरी नहीं कोई फार्मूला याद रखो, वैसे भी कर सकते हो, सही है। चलो, ब्रेक का क्या करोगे यार। अच्छा, हाँ, ये मैं कह रहा था ना कि जेई में एक क्वेश्चन आया है, ये देखो 90 में आया है। 2005 से पहले वो एक एक नंबर वाले चलते थे, मुझे याद है, मगर ये काफी पहले हो गया। मगर 2005 के आसपास मैं जेई का देखता था ना, इसलिए ये देखो, अब इसको करके दिखाओगे तो इसको बाद में करेंगे, ये थोड़ा दूसरा कैटेगरी का है, ये वाला नहीं है। अच्छा, ये आ गया बस। अच्छा, इसकी डिफिनीशन खत्म कर दूं प्रॉपर, है ना। बस एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, यहां तक ठीक है। अच्छा, अब यहां से एक और चीज देखो, गौर से देखो बच्चों, बस बस फिर चलते हैं, फिर वापस आएंगे 10 मिनट बाद। मोलरिटी ऑफ आयंस, एक काम करते हैं ना, सीधा आधे घंटे का ब्रेक दें आप लोगों को, 1.5 घंटे और पढ़ लेते हैं, फिर आधे घंटे का ब्रेक दे देते हैं। लाइन से क्लास है। अच्छा, चलो पहले ये हेडिंग कर लें। अब देखो, किसी आयन की, एक मिनट सुन लो, किसी आयन की मोलरिटी कैसे निकालोगे। एक मिनट भाई, आ जाओ बच्चों, थोड़ा याददाश्त बढ़ाते हैं, बस 1 सेकंड लेंगे। एक मॉलिक्यूल है AXBY, एक मॉलिक्यूल है हमारा क्या AXBY। AXBY की मोलरिटी है M। गौर से देखिए, अब यार ये पानी में गया, पानी में गया तो कैसे ब्रेक हुआ, A कितने X, B कितने Y। अब चार्ज लगा लो, +Y -X, ठीक है। आपको मॉलिक्यूल की मोलरिटी दी है, मगर क्वेश्चन में आयन की मोलरिटी की जरूरत पड़ रही है, या आयन की मोलरिटी पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे। प्रभु सबसे पीछे इधर भी देख लो यार, हम भी सुबह नहा के आ रहे हैं तुम्हारे लिए सिर्फ, अब तुम आए कि अपनी फ्रीक्वेंसी उधर सेट करे पड़े हो, इधर भी आओ यार, है ऐसे कैसे चलेगा। देखो, मोल ऑफ सॉल्यूट, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हमारा फार्मूला यही है ना। अब बताइए,
गौर से, इस कमरे में आपको जितना बड़ा कमरा दिख रहा है उतना ही हमें दिख रहा होगा, उतना ही इन सबको दिख रहा होगा। मतलब वॉल्यूम मॉलिक्यूल के लिए, आयन के लिए, सबके लिए सेम रहेगा। चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। क्यों? उसी कंटेनर में वॉल्यूम है, मॉलिक्यूल है, उसी कंटेनर में उसके आयन है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो सेम है और कांस्टेंट है। अब जो चेंज होने वाला है वो नंबर, मॉलिक्यूल के नंबर और आयन के नंबर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मॉलिक्यूल कितना है? एक। देखो आयन कितने हैं? एक्स। ए आयन कितना है? एक्स। और बी आयन कितना है? वाई। इसका मतलब ये हुआ कि मोलरिटी में चेंज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मोल चेंज हो रहा है और ऊपर मोल ही लिखा है, ऊपर मोल लिखा है। देखो है, ये चीज कांस्टेंट है, जितना ये चेंज होगा उतनी मोलरिटी चेंज होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मोल कितने टाइम्स हो गया? एक्स टाइम्स। यहां पे एक लिखा है, यहां पे एक्स। मोल एक्स टाइम इंक्रीज हुए हैं तो मोलरिटी भी कितने टाइम इंक्रीज होगी? एक्स टाइम, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो कांस्टेंट है। मोल कितने टाइम इंक्रीज हुआ? वाई टाइम, तो मोलरिटी भी कितने टाइम इंक्रीज होगी? वाई टाइम, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी कांस्टेंट हो गया तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन। तो किसी भी आयन की मोलरिटी अब हम फास्ट कैसे निकालेंगे, मतलब ये कॉन्सेप्ट में कैसे बना रहा हूं ये मैंने बताया। अब निकालोगे कैसे? मोलरिटी ऑफ ए आयन। देखो ए आयन की मोलरिटी कितनी होगी? इसके नीचे का सफिक्स इनटू मोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ऐसा क्यों कह रहा हूं समझ रहे हो? क्योंकि मोल क्या हो रहा है? एक्स टाइम हो रहा है। ये देखो मोलरिटी आप बी आयन कैसे निकालोगे? बी के नीचे कितना है? वाई इंटू मोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। कर लोगे? किसी भी आयन की मोलरिटी कैसे निकालनी है? आप क्या करो, मॉलिक्यूल की निकाल लो और फिर उसके नीचे के सफिक्स का मल्टीप्लाई कर दो। और ऐसा क्यों? क्योंकि मोल उतने ही टाइम्स होते हैं। मोल कितने टाइम्स हो रहे हैं? एक्स टाइम, तो मोलरिटी भी एक्स टाइम होगी। मोल कितने टाइम्स हो रहे हैं? वाई टाइम, तो मोलरिटी भी वाई टाइम्स होगी। तो ये देखो ऐसे। तो इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब इस पर क्वेश्चन कैसा है? एक क्वेश्चन तो ऐसा है, जैसे ये देखो, ऑप्शन बना देता हूं, आंसर बताइए सब लोग। आंसर बताइए। वो कह रहा है मोलरिटी ऑफ इक्वल सोल्यूशन ऑफ Zn3PO4 का होल ट्वाइस इज 0.6। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ Zn आयन। अब मॉलिक्यूल की मोलरिटी दी है, अब Zn आयन की पूछ रहा है। तो देखो Zn के नीचे कितना दिया है? 3। ठीक है ना? तो वो कभी कभी आयन की भी मोलरिटी पूछेगा। तो एक तो तरीका है डायरेक्ट ऐसे पूछना है, एक ये भी तरीका था कि मैं इसका मास और वॉल्यूम देता मगर मोलरिटी इसकी पूछता। मैं ऐसे भी दे सकता था कि यार 10 ग्राम जो है जिंक फास्फेट है जो 100 ml वाटर में डिसॉल्व है, तो मोलरिटी ऑफ Zn आयन बताओ। मॉलिक्यूल की पूछी नहीं मगर मास मॉलिक्यूल का दिया है, तो आप मॉलिक्यूल की मोलरिटी निकाल लो, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, है ना? तो आयन की मोलरिटी खूब पूछी जाती है क्वेश्चनों में भी, पेपर में भी। तो आपको बस मॉलिक्यूल की ही निकालनी है और मॉलिक्यूल की निकालने के बाद ये कॉन्सेप्ट चिपका देना है जो बताया है। आयन की मोलरिटी निकल आएगी, क्योंकि आयन का मास देगा नहीं, आयन का वॉल्यूम देगा नहीं, वो देगा हमेशा मॉलिक्यूल का ही, पूछेगा आयन का। तो कंफ्यूजन आता है कि निकाले कैसे। तो आप मॉलिक्यूल की निकालने के बाद आयन की इस मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है, कर लोगे? और इसका क्वेश्चन एक पेपर में आया भी है। अब बात करते हैं इसकी मोलरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट की बात करते हैं। कितने मिनट का ब्रेक चाहते हैं? मैं तो यार 10 मिनट इसलिए लेट आया था कि ब्रेक का क्या करेंगे, रिदम और बिगड़ता है, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे, वैसे पढ़ते चले चलते हैं। और आपको कितने बजे वैसे क्लास खत्म होती है? 12 बजे। तो 11:30 बजे छोड़ देंगे, 12:15, 11:30 बजे छोड़ देंगे। बताओ। हाँ?
भाई मैं कह रहा हूँ लगातार पढ़ा देता हूँ। अच्छा ब्रेक का करोगे क्या तुम लोग? लंच लाए हो तो वो दो ना। लाए हो तो है। तुम्हारे पास लंच बनाने वाले लोग हैं, हमारे पास थोड़ी ना यार। और क्या भाई, तुम लोग या तो हॉस्टल में हो, घर घर में हो। हम तो पता नहीं कहाँ आसमान में लटके हुए हैं। अरे भाई मस्त चिल्लाया है। चलो अभी नीचे चल के खाते हैं, अब तो ब्रेक देना ही पड़ेगा। रुक जाओ भाई, ब्रेक अब मिलेगा सबको। सबको 10 मिनट का ब्रेक है, ठीक है। इसी जगह से उठाएंगे आके हम लोग। बस एक दे दो, एक से काम हो जाता है मेरा। चाय नहीं है, इसको भी तो खाना है यार। बहुत सही कचौड़ी है ना ये। हाँ लिट्टी है, मतलब ठीक है। चलो। ओए, अरे यार, एक्चुअल में लिट्टी देख के